बाजार में बुल्स ने लगाया तेजी का पंच। पांचवें दिन भारतीय बाजारों में रफ्तार। निफ्टी निकला 12,200 के पार। बैंक निफ्टी भी 450 अंक दौड़ा। आरआईएल के साथ प्राइवेट बैंकों ने भरा जोश। मिड कैप्स भी चमके। इस हफ्ते निफ्टी ने 5% तो बैंक निफ्टी ने 12% का दिया रिटर्न। इस मंथ $2.5 billion तो will go into the market because MSCI में इंडिया का वेट बढ़ रहा है। भारतीय बाजारों की तेजी को लेकर समीर अरोड़ा हुए बुलिश। कहा आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और प्राइवेट बैंकों में निवेश के अच्छे मौके। हमारे खास प्रोग्राम शुभ निवेश में बोले सोना पोर्टफोलियो में रखना है बेहद जरूरी। कोविड टाइम में या कहीं पे कोई क्राइसिस हो जाए, वो सडनली यूएस में कुछ प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, वो गोल्ड इज द इंश्योरेंस फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। रिलायंस रिटेल में नवा बड़ा विदेशी निवेश आने से आरआईएल में जोरदार तेजी। 3.5% की बढ़त के साथ 2000 के पार निकला। सऊदी अरेबिया के सॉवरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड 2.04% हिस्से के लिए करेगी 9,555 करोड़ रुपए का निवेश। तिमाही नतीजों का बड़ा दिन। निफ्टी में आईटीसी और सिप्ला पेश करेंगे Q2 के आंकड़े। आईटीसी के सिगरेट और होटल कारोबार पर दबाव संभव, लेकिन एफएमसीजी बिजनेस में मजबूती का अनुमान। वहीं सिप्ला के मुनाफे में दिख सकता है 19% का उछाल। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अपने सभी सेगमेंटेड ऑफर्स की देनी होगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्राई सभी ऑफर्स की जानकारी रखेगा गोपनीय। क्या शानदार हफ्ता है और हफ्ते का अंत हो रहा है। और आपको बता दें कौन से वो मेहमान हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं आज फ्राइडे के इस सेशन में। एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पूरी देखिए बड़ा पैनल है हमारे साथ। राजेश सतपुते जी हैं, प्रकाश गाबा साहब हैं, श्रीकांत चौहान जी जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया जी भी हैं हमारे साथ, कविता जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और त्योहारों पर कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है, कैसी डिमांड देखने को मिल रही है, ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन जी से हम जानने वाले हैं। तो फेस्टिवल सीजन में हर रोज़ हम एक कॉर्पोरेट को इनवाइट कर रहे हैं इस शो में और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड कैसी देखने को मिल रही है। अर्निंग्स के ऊपर तो फोकस बना हुआ है अर्निंग सीजन की शुरुआत से। देखिए कल बहुत सारे नंबर्स आएंगे, सोमवार को बहुत सारे नंबर्स आएंगे। शनिवार और सोमवार के नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा शोभा, डिवीज लैब, इप्का लैब्स के नतीजे कल आने वाले हैं, इस पर चर्चा होगी। जेके सीमेंट के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं, इस पर भी चर्चा होने वाली है। तो नतीजों का पूरा विश्लेषण होगा इस शो में। आशीष बताएंगे अगले हफ्ते के और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, नतीजों के अलावा उनकी नज़र कहां पर है। और डीलिंग रूम चेक लेंगे यतिन से। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर 3 बजे होंगे, बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज। और कल का खिलाड़ी आज भी होने वाला है। जी हाँ, 3:20 पर नीरज आपको बताएंगे एक शानदार आइडिया। तो नीरज जी के शानदार आइडिया से पहले अगर आप बाजार के आइडिया को देखें हेमंत, दोनों ही इंडिसेस इस दौर के अगर आप देखें अपने नए शिखर पे 12,261। और सुबह जो हम हेमंत काउंटडाउन चला रहे थे, द डिफरेंशियल बिटवीन प्रीवियस हाई एंड सीएमपी, अब उसमें अगर आप देखें जो आंकड़े हैं और उसमें जो डिफरेंशियल है वो बहुत कम रह गया है। ऑल टाइम हाई करीब 12,430 और आप करीब 12,260 की ट्रैजेक्टरी में है। और बैंक निफ्टी 26,803। बहुत सही समय पे हेमंत वो बैंक निफ्टी का जो हमने इंजन था ना वो चेंज करके उसमें राफेल लगा दिया था। लुक एट द मूव। आज भी 486 अंक ऊपर। हेमंत की स्ट्रेटेजी भी समझेंगे। एक बार जरा आंकड़ों को देख लेते हैं कुछ देर में। आइए निफ्टी का चार्ट लेके आइए और एक बार स्टैट्स लेके आइएगा। देखिए इस बाजार में एफआईएस ने कल 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। 3,500 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा था और उसका पूरा इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल है। हालांकि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है 12,220 का, लेकिन कैरी करिए, ट्रेल करिए। एक बड़ी चीज़ है कि इस बाजार में अब हेमंत कॉल राइटर नहीं है, न 12,300 पे, न 400 पे, सिर्फ 12,500 पे अगर आप देखें पोजीशंस बन रही हैं कॉल्स में। यानी रेजिस्टेंस फ्रैंकली स्पीकिंग कोई है नहीं जिसका मैं जिक्र अपनी स्ट्रेटजी में करूं। बस अपने लॉन्ग ट्रेड्स पे आज के ओपनिंग पॉइंट के नीचे यानी करीब 12,140 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ट्रेल करिए। निफ्टी बैंक 26,792 पे, मॉर्निंग का टारगेट था करीब 26,840 का
और 26,950 का। अभी उसमें 100 पॉइंट बाकी हैं। होल्ड रखिए, बैंक निफ्टी को लॉन्ग करिए, लॉन्ग रखिए, और पोजीशंस को आप वीकेंड पे भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की पुट राइटिंग है मेरे को रिस्क थोड़ा सा कम लग रहा है। बस पोजिशनल ट्रेड्स पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और वो है 26,390 26,420 की रेंज में। हेमंत, इस बाजार में कॉल राइटर नहीं है। आप H2 का और रिलायंस का कमाल देखिए, और आज आप मिड कैप्स का कमाल देखिए। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में बाजार रहा है। हेमंत, आपकी अप्रोच? दिवाली से पहले दिवाली, सिंपल लैंग्वेज है। देखिए बाब, 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, बाब क्या रैली देखने को मिल रही है। तो देखिए, और इसकी बात हमारे सारे पैनल पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, देखिए यही कह रहे हैं, बहुत ही शानदार रैली देखने को मिलेगी। आज घंटे भर पहले हमने समीर अरोड़ा साहब से बात करी। फिर वो एक बात और एक बयान सुनवाता हूं आपको उनका, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद बताता हूं अपनी स्ट्रेटजी। डॉक्टर साहब सुनवाइए। एफआई फ्लोज जारी रहेंगे, और ये बयान देखिए उनकी तरफ से आ रहा है। हीलियस फंड के फाउंडर हैं, जाने माने फंड मैनेजर हैं। क्यों जारी रहेंगे वो उन्होंने अपने बयान में दिया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस मंथ $2.5 billion तो विल गो इनटू द मार्केट बिकॉज MSCI में इंडिया का वेट बढ़ रहा है। So overall India will be okay, both from foreigner point of view and domestic money के पास choices इतनी और क्या है। अगर आप equity में नहीं डालोगे तो आपको debt में डालना पड़ेगा, जिसमें रिटर्न अब तो और भी कम हो गए। इक्विटी में नहीं डालोगे तो डेट में डालना पड़ेगा, और MSCI ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज बढ़ रहा है, तो इंडेक्स में तो होगी तेजी, है ना वीरू। तो कहाँ आप बताइए कहाँ कमजोरी होगी, और क्यों कमजोरी होनी चाहिए, और क्यों नहीं आएगा ऑल टाइम हाई। मेरा पॉइंट बस यही है। आज दोपहर में खबर आई कि थोड़ा तनाव वाली स्थिति हो रही है बॉर्डर पर। जो लोगों ने प्रीएम्प्ट करके शॉर्ट किया वो अब इस समय काट रहे होंगे शॉर्ट, या बाकी 90 मिनटों में काटने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, खरीदना है, डिप्स में मिले बहुत अच्छा, नहीं तो खरीदिए, बस मिस हो रही है। और अगले हफ्ते दिवाली से पहले ऑल टाइम हाई की जो बात हम लोगों ने कर रहे हैं, उससे हम ज़्यादा दूर नहीं है। और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 60-70 पॉइंट बढ़ना है हर रोज़ धीरे धीरे। एक तरीका है वो, और दूसरा तरीका है कि पहले ही देखिए ऑल टाइम हाई हो जाए। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। मुझे लगता है जब सबको पता है कि ऑल टाइम हाई होगा तो पहले हो जाएगा, दिवाली से पहले होगा, इसीलिए दिवाली से पहले दिवाली, ये शीर्षक मैंने लिखा है। देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट है वीरू। ये सुबह भी मैं आपसे कह रहा था, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप साहब का इलेक्शन का आउटकम आ जाए, क्या हो, देखिए वो लोग अब इंतजार कर रहे हैं। और अब वो लोग भी जो साइडलाइंस पर बैठे थे वो बाजार में कूदेंगे। मिड कैप कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं वीरू। किसी ने नहीं सोचा था कि लार्ज कैप्स के बाद मिड कैप्स भी आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देंगे। तो मिड कैप के नतीजे अच्छे, ऊपर से लिक्विडिटी, ऊपर से दिवाली, और बाजार में हमेशा कहते हैं लिक्विडिटी और सेंटीमेंट ये दोनों मिलकर बुल मार्केट बनाते हैं। तो हम बुल मार्केट में हैं, और देखिए अब ऑल टाइम हाइज को चूमने की कोशिश हम बिल्कुल कर रहे हैं। कोविड के लेवल्स के तो काफी ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं, और एफआईएस का फ्लो रहा तो देखिए और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अक्टूबर में हमने देखा था जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था एफआईएस से, और नवंबर की शुरुआत भी देखिए बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई है। कल का आंकड़ा सबको याद है, नवंबर में अब तक 8,500 करोड़ की एफआईएस ने खरीदारी कर ली है। ये कल का आंकड़ा हमारे डॉक्टर साहब आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो 12,430 के ऊपर भी निकलेंगे, ये बात पक्की है। और ये हफ्ता बुल्स ने अपने नाम कर लिया है। 12% ऊपर देखिए बैंक निफ्टी, और बैंक में जो रफाल का इंजन लगा हुआ है वीरू, यही दरअसल बाजार को खींच रहा है। तो बड़े दिनों के बाद हमने देखा है ये हफ्ता जो है ये बैंक निफ्टी दरअसल निफ्टी को खींच रहा है। और अब आरआईएल ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। डरिए मत, घबराइए मत, क्वेश्चन मत करिए इस मार्केट को, तेजी में पार्टिसिपेट करिए। तो बैक बेंचर्स भी वीरू सिक्सर लगा रहे हैं, डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं। देखिए एनएफएल, थोड़ी देर पहले नतीजा आया था, हम लोग बात करते थे कि फर्टिलाइजर शेयरों में सबका फैक्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, ये सारे नतीजे। बैंक ऑफ इंडिया, अब ये बैक बेंचर्स हैं, मैं इसलिए देखिए इनकी बात कर रहा हूं। आज सुबह सुबह ये सब स्टॉक 2020 में भी आपको बताए गए थे। आईओबी, देखिए ये सब भाग रहे हैं, नंबर्स के बाद भाग रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो कभी नहीं चलते थे, और इनमें भी एक रैली देखने को मिल रही है क्योंकि नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। और ये सब देखिए नंबर्स के बाद के मूव्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अच्छी बात है कि देखिए नतीजे कम से कम कंपनियों के अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं वीरू। जी हाँ, तो देखिए ये थी अप्रोच, आपने लेवल्स को समझा। और ये बता दूं मैं आपको कि समीर अरोड़ा जी का ये जो अभी आपने बयान सुना ना, हेमंत के साथ खास बातचीत हुई थी। ये शुभ निवेश
इस शीर्षक के अंतर्गत ये इस डिस्कशन को सुनिएगा आप CNBC आवाज़ पर, आपको मालूम चलेगा कि समीर अरोड़ा ने एग्जैक्टली क्या कहा भारतीय बाजारों को लेकर, ये खास चर्चा। और एग्जैक्टली हेमंत यही बात कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब हम US मार्केट का डिस्कशन कर रहे थे, सौरभ मुखर्जी ने कही थी कि बाजार में FIs इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, तो स्टे लॉन्ग। चलिए अब पैनल से बातचीत करते हैं। हमारे साथ राजेश अग्रवाल फंडामेंटल नोट पे बातचीत करने के लिए हैं। राजेश सतपुते हमारे साथ हैं, प्रकाश काबा, श्रीकांत चौहान कुछ देर में जुड़ेंगे, चंदन तापड़िया जुड़ेंगे और कविता जैन हमारे साथ स्क्रीन पे हैं। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज की तारीख में अच्छी बात यह है, इस हफ्ते चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, दोनों काफ़ी खुशनुमा रहती है। आज देखिए आप ऑल टाइम हाई के कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपकी अप्रोच और अगले हफ्ते के लिए क्या शॉपिंग करके ले जाएंगे आप? गुड आफ्टरनून हेमंत जी, वीरेंद्र जी, Good afternoon, बाकी जो sir. पैनल में मित्रगण हैं सबको गुड आफ्टरनून। आपने सही कहा कि माहौल खुशनुमा है और क्यों ना हो, दिवाली के आगाज़ है। और मैं समझता हूँ कि जो हेमंत जी ने टाइटल दिया है ना, दिवाली से पहले दिवाली, एकदम सटीक बैठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली शेयर बाज़ार के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले से चालू हो गई है। अब जहाँ तक बाज़ार की बात है, कल सुबह मुनाफे की तैयारी में अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था कि 12,025 के ऊपर अगर ये टिकता है तो हम लोग 12,400 और 500 के आंकड़े की ओर चलेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। और हमने कल ही देखा कि क्लोजिंग जो आई वो 12,025 के ऊपर आई। FI के स्ट्रॉन्ग आंकड़े आए, नंबर्स बहुत ही शानदार आ रहे हैं। अभी तक ये था कि लोगों में थोड़ा इलेक्शन को लेकर के चिंताएं थी, जिस कारण से लोग साइडलाइन पे बैठे हुए थे। अब वो ये लोग सोच रहे हैं कि पूरी रैली हमसे छूट गई टाइप्स, तो वो छूटा हुआ जो एक फीलिंग है वो वापस आ रही है। और अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो तो लार्ज कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट मिड कैप एकदम ठंडे पड़े थे पिछले लास्ट 2-3 महीनों से। लेकिन लास्ट 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि मिड कैप में वापस से चंचलाहट चालू हो गई है, और जो एक बहुत अच्छी बात की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि ये चंचलाहट ऐसे ही नहीं हो रही है, रिजल्ट्स के आधार पर हो रही है। अगर आप देखो तो जो नतीजे आए हैं अभी तक, बहुत ही शानदार नतीजे आए, और मैं समझता हूँ कि इस कारण से अभी ये तेज़ी और चलने वाली है। अगले हफ्ते के लिए कुछ ले जाने की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ऑफ हाईवे टायर्स में एक दिग्गज कंपनी है, 70 से 80% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। जो सेक्टर को ये केटर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले का सेक्टर हो या माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, सारे में एक रिवाइवल देखा जा रहा है। एग्रीकल्चर में तो बहुत ही अच्छा रिवाइवल देखा जा रहा है, जिससे इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है, डेट ये कम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस है वहाँ अच्छा खासा कट देखा गया है। तो पहला स्टॉक तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का रहेगा, जो मैं समझता हूँ कि न केवल अगले हफ्ते के लिए बट मध्यम अवधि के लिए भी उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है। और एक आपने नाम बहुत बढ़िया दिया है, चंचल मिड कैप्स, चंचला रहे हैं। वीरू एक सेगमेंट शुरू किया जाए चंचल मिड कैप्स का, नहीं ये नाम बहुत बढ़िया किया है, दिया है राजेश अग्रवाल साहब ने, मतलब ब्यूटीफुल नेम। हम लोग इस तरह के नाम की तलाश करते रहते हैं, तो आपकी तरफ से नाम आ गया, मैंने लिख लिया है सर इसको अपने नामकरण वाली लिस्ट में। कभी ना कभी इसका सेगमेंट दिखेगा तो सर हम आपको ज़रूर याद करेंगे। कविता जी जुड़ चुकी हैं। कविता जी, ये नाम कैसा लगा पहले तो ये बताइए आपको, चंचल मिड कैप्स, और मार्केट पर व्यू भी बताइए प्लीज़। इवन जी मुझे लग ही रहा था कि आप कुछ कमेंट करने वाले हैं जैसे ही राजेश जी बोले थे, तो ये सेगमेंट आने वाला है, बस डैम श्योर, एंड आप नरेट भी किए उसे। नो डाउट बहुत अच्छा नाम है सर, बहुत जल्दी इसको मिड कैप में रैली आएगी और इसी के साथ हम बिगिन कर सकते हैं। सही है, अब आपने बोल दिया है तो पक्का। हाँ जी, आपने बोल दिया है तो पक्का, एक से भले दो। मुझे लग रहा है, तो मुझे ही अच्छा लग रहा है, अब सबको अच्छा लग रहा है, पूरी पैनल को अच्छा लग रहा है आई बिलीव। ओके, तो निफ्टी में तो हम तेजी की तरफ है ही, और अभी 260 के लेवल को देख रही थी, वो भी क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, तो 12,350 की तरफ, 12,400 की तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कॉल राइटर्स है नहीं, तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे बुलिश सेंटिमेंट के साथ है, VIX भी डाउन साइड है, तो मोमेंटम पूरी तरह बाय है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। बैंकिंग में भी मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल लग रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी पर भी एक अच्छी बेट ली जा सकती है।
नाम बताइए, कौन सा बैंक आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ खाता खुलवाएं हमारे दर्शक। आपने कहा VIX, नीचे एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब इंडिया विक्स को देखकर ऐसी तसल्ली होती है ना रोज सुबह सुबह देखकर। अब तो 20 के नीचे था, मैंने सुबह देखा था, देखिए 20 के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। 21 के नीचे चलिए अभी भी है, सुबह हमने देखा था 20 के नीचे भी ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये 24 के पास जाता है तो हम लोगों को चिंता दे देता है, लेकिन अभी तो नीचे ही कारोबार कर रहा है। बताइए कौन सा बैंक पसंद है आपको मैम? बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक को आप देख सकते हैं और एक अच्छा पोटेंशियल बन रहा है लगातार। अभी 4-5 दिन से नो डाउट ये बड़ा जरूर है, बट अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर एक अच्छा सस्टेन दिया है। मुझे लगता है ये स्टॉक में अपसाइड इज ओपन अप टू 900 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं, 900,000 तक के लेवल। तो पोटेंशियल बाय है और इसे पोजिशनली बाय लेकर जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करें डिप्स पर अगर मिल जाए तो, और आप स्टॉप लॉस इस पर मेंटेन कर सकते हैं 677 तक और 1000 तक के लेवल्स के लिए इसे कैरी कर सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक हम कल भी इसी कार्यक्रम में एग्जैक्टली अगर आप देखें इसी वक्त डिस्कस कर रहे थे, और ये लॉन्ग कराया था प्रकाश गाबा सर ने। फिर मैंने कॉल भी पूछी थी कि कॉल ले लें क्या, 720 की कॉल थी। यकीन मानिए 2 दिन में वो कॉल डबल हो गई है। तो मोमेंटम देखिए आप बैंक्स का। अच्छा, इस बीच एक बार पहले रिलायंस पे टेक चेक लेते हैं और फिर मेहमानों से बातचीत करेंगे। राजेश सतपुते जी, रिलायंस एक कैलकुलेटेड अगर किसी ने रिस्क लिया होता और अगर इस फॉल को समझा होता एग्जैक्टली 200 डेमा से 1832 से 1932, 1932 से अगर आप देखें तो आज 2032, यानी करीब 200 रुपये का मूव दिया है। अब मैं इस प्रश्न को इस वक्त इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी अभी ये स्टॉक अपने 100 डेमा के ऊपर आ चुका है। 200 डेमा के ऊपर अगर आप 100 डेमा रिगेन कर ले तो 50 डेमा की राह खुल जाती है। आपकी अप्रोच क्या होगी रिलायंस पे? वीरेंद्र, बायस तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे ही होगा। यहाँ पे वीरेंद्र टेक्निकली और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। वीरेंद्र, करीबन 4 दिन पहले, आज का दिन छोड़ के करीबन 4 दिन पहले रिलायंस में यानी मंडे के दिन हमने एक ब्रेकडाउन देखा था जब वो 6% डाउन था, और उस दिन का जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 2040 फ्यूचर में है, और एग्जैक्टली इसी लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये लेवल 2040 के ऊपर रिलायंस आज क्लोज होता है तो बिलीव मी शॉर्ट कवरिंग रैली रिलायंस में आएगी। और हम जो सोच रहे हैं कि दिवाली के पहले नई दिवाली, तो मुझे लगता है वो तो है ही, ये 12,500 को टच करेगा और एक्सक्यूज मी जो रैली को रीड करेगा रिलायंस। तो मुझे लगता है वीरेंद्र आपने बिल्कुल सही कहा है, तो रिलायंस एक बार ये 2040-2050 का क्लस्टर निकाल दे, उसके बाद इसमें जबरदस्त तेजी आएगी और प्रोबेबली आप फिर से जो 23,500 का लेवल देखते थे वो रिटेस्ट हो सकता है। तो आज के लिए एक ऑलमाइटी लेवल रहेगा 2040 रिलायंस पे। स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में ही लॉन्ग करें, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। 1950 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा और मैं लॉन्ग साइड पे खड़ा रहूंगा। ठीक बात है, तो लॉन्ग साइड पर खड़े रहेंगे। रिलायंस पसंद है, और निफ्टी बैंक और रिलायंस ये दोनों मिलके देखिए अब बाजार में तेजी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक बार कंट्रीब्यूशंस की प्लेट दिखाइए डॉक्टर साहब, निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स खींच रहे हैं, तो आपको यही नजर आएंगे। और ये सुबह भी हम कह रहे थे ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। अगर HDFC ट्विंस हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, ये देखिए सुबह भी यही बात हुई थी और यही कॉम्बिनेशन सुबह ठीक 9:30-10 बजे के आसपास भी आपको दिखाया गया था, और यही है और यही बढ़ते जा रहे हैं। कोटक भी देखिए इनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है H2 और रिलायंस इंडस्ट्रीज का। चलिए RIL ये टॉपिक राजेश सतपुते जी की, मुझे लगा था आप कविता जी के बाद गाबा जी के पास जाएंगे। इंडसइंड बैंक तो गाबा जी आपको अब तो सबको याद हो गया होगा। मुझे क्या बताऊं, अगर मैं दर्शकों से कहूं अभी प्लीज बात करिए तो वो खुद ही बोल रहे होंगे अपने डीलिंग रूम में, हाँ गाबा साहब के पास है, गाबा साहब के पास है। गाबा साहब मतलब क्या पैसा बनाया आपका, मतलब जिन्होंने भी आपके कहने पर इंडसइंड बैंक खरीदा माला माल हो गए इस हफ्ते का चार्ट दिखाइए। इंडसइंड बैंक इस हफ्ते का बैंकिंग स्टॉक्स में बेस्ट गेनर था, और गाबा साहब हमारे इस पैनल पर मंडे टू फ्राइडे होते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब उन्होंने इंडसइंड बैंक पर आपको लॉन्ग साइड का कॉल नहीं दिया हो। ये देखिए एक हफ्ते में 27% ओनली। गाबा जी अभी क्या बताइए, कविता जी कह रही हैं और बढ़ेगा, आप भी साथ हैं उनके? गाबा साहब आपको अनम्यूट तो करना पड़ेगा, आपकी आवाज ऐसे नहीं आएगी हमें। एक बार अनम्यूट का बटन दबाइए आपके कंप्यूटर पर और उसके बाद आप शुरू हो जाइए। यस सर बताइए। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि इंडसइंड का चार्ट बढ़िया है, जो हमारा टारगेट था 750-55 का वो तो अचीव हो ही गया।
मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन दीजिए। इसका टारगेट अब रहेगा 915, वहां तक जरूर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है लेकिन 915 अचीवेबल टारगेट है। इसमें अब जब भी कोई डिप्स मिलेगी एक खरीदारी का मौका रहेगा। 640 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। सिर्फ टाइम फ्रेम देखना है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है तो फुट बुक कर लीजिए, नीचे आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो मिस द बस, लेकिन स्टॉक बढ़िया है। जिसने भी ये शेयर आपके कहने पर खरीदा, एक थार तो उनकी आ जाएगी गाबा साहब। मतलब क्या बढ़िया रैली देखने को मिली है इस स्टॉक में। ये बताइए आपको अपना कौन सा फेवरेट स्टॉक इस समय दिख रहा है? उसके बाद फिर सुमित तैयार है। आज सुबह मैंने दिया था रिलायंस, बहुत अच्छा चला है, बढ़िया दिया है। अब मुझे अच्छा लगता है कोलगेट, यहाँ लेना चाहिए। 1480 का एक स्टॉप होगा, मेरे ख्याल से 1540 1550 तक जाना चाहिए। गिव 1 और 2 डेज, लेने की जगह अच्छी है, सेफ स्ट्रक्चर है कोलगेट। ओके, कोलगेट इस पे 1506 अगर आप देखें, ये लेने की जगह अच्छी है, इस पे नज़र रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बैंकों की बात हो रही है, बैंकों में मूव बहुत स्ट्रांग है। कविता, एक टेक दीजिएगा। इंडसइंड बैंक आपने भी बहुत पहले पकड़ा था, प्रकाश जी ने भी टिप्पणी करी। लुक एट बंधन जो है अभी बहुत चला नहीं है, और ये 7 अगस्त के बाद पहली बार अपनी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी करीब 3 सीरीज के हाईस को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पे कोई ट्रेड करना चाहिए क्या लॉन्ग? यस वीरेंद्र जी, 329 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, और डेफिनेटली ये एज नहीं चला है जितने अदर प्राइवेट बैंक्स ने मूव दिया है। मुझे लगता है आप अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देखें तो एक क्लस्टर आप देखेंगे, ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है 370 का। वंस अगर ये आपका 345 का एक इमीडिएट मुझे टारगेट दिखता है, 345 के ऊपर 360 तक के टारगेट्स आप इस पर देख सकते हैं। वेयर इज स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 316 का ऑन पोजिशनल बेसिस। तो बंधन बैंक में भी तेजी देखिए देखने को मिल रही है। क्या मूव दे रहा है ये स्टॉक, अब बल्कि सारे बैंकों में तेजी है। अच्छा, जो नहीं चले हैं ना वो अब ज्यादा चल रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग देखिए 6-6.5% ऊपर कारोबार करता हुआ ये स्टॉक आपको इस समय नजर आएगा। आईबुल हाउसिंग में भी तेजी हो रही है। अच्छा, हाई बीटा ही चल रहे हैं। आप देखिए बाजार का जो नेचर है वो बिल्कुल हाई बीटा है। आज निफ्टी में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला अगर आप स्टॉक्स की सूची भी देखें तो भी आपको यही नजर आएगा। और अगर आप ओवरऑल सेक्टर इंडाइसेस देखें तो प्राइवेट बैंक्स के बाद रियल एस्टेट सेक्टर है। देखिए आप, ये खुद बता रहा है कि बाजार कितना हाई बीटा हो गया है। पीएसयू बैंक मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, और ठंडे कौन से हैं? फार्मा। अब दवा और एफएमसीजी ये दोनों ही लो बीटा होते हैं, और देखिए ये बैक सीट पर बैठे हैं चुपचाप आईटी के साथ। तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी ये तीनों सबसे ठंडे सेक्टर होते हैं। जब बाजार करेक्ट हो रहा होता है तब ये बढ़ रहे होते हैं दरअसल। और देखिए ये बिल्कुल अब बैक सीट पर बैठे हैं, यानी कमान जो है वो बुल्स के हाथ में पूरी तरह से इस समय नजर आ रही है। चलिए, अर्निंग सीजन का सिलसिला है और हम लोग पहले से ही आपको तैयार करा देते हैं कि सोमवार और शनिवार को कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो डीवीज लैब से शुरुआत की जाए। सुमित, कैसे आएंगे नंबर्स? ज्यादातर फार्मा कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। निवेश के भी अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि 74% शेयर चल चुका है ऑलरेडी इस साल में। सही बात। तो अब इसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, नंबर बहुत अच्छे आने का अनुमान है। बाजार में 15% के आसपास रेवेन्यू बढ़ सकते हैं साल दर साल, और सिक्वेंशली भी ये करीब फ्लैटिश टोन पे नंबर होंगे रेवेन्यू साइड पर। ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 624 करोड़ होगा, जो कि 491 करोड़ से बढ़कर आएगा, रफली 27% की बढ़त होगी। ऑपरेटिंग मार्जिन सिक्वेंशली फ्लैट रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे 33% से 37% आ सकते हैं, और मुनाफा भी करीब 435 करोड़ रहेगा, जो कि 354 करोड़ से बढ़कर आएगा। तो साल दर साल तो नंबर अच्छे रहेंगे। सीक्वेंशियली फ्लैट साइड पे नंबर देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार एक बहुत बड़ा बेस था लास्ट क्वार्टर में, तो उसके सामने नंबर थोड़े से फ्लैटिश टोन पे ही दिखाई पड़ेंगे आपको। एक एपीआई की डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, जो ग्लोबली बहुत स्ट्रांग डिमांड है, तो शायद वो पार्ट अभी भी कंटिन्यू करेगा इस कंपनी के साथ। और उसके अलावा एक अच्छी प्राइसिंग की वजह से, प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन्स में 3-3.5% की एक बढ़त का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। केपेक्स थोड़ा कम किया है, जिसकी वजह से भी इनके नंबर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल एक अच्छे सेट ऑफ नंबर डीवीएस के आ सकते हैं, लेकिन क्रूशियल वही पार्ट की ऑलरेडी शेयर 70% चल चुका है, तो आगे क्या परफॉर्म करता है वो नजर रखनी होगी। ठीक बात है बाप, तो डीवीज के ऊपर नजर होगी। अग्रवाल साहब, राजेश अग्रवाल साहब, एक बार बताइए डीवीज लैब पर आपका व्यू क्या है? एक बार चार्ट दिखाइए जो आपको सुमित बता रहे हैं। नंबर्स से पहले देखिए तेजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है, और फार्मा शेयरों में ट्रेंड तो बहुत ही बढ़िया है। इसका एक बार 6 महीने का चार्ट दिखाइए तो समझ में आएगा कि ये
कोविड के बाद देखिए किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। तो 3 महीने में 18% के रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन असली रिटर्न देखिए आपको 6 महीने में नजर आएंगे। 40% से ज़्यादा भागा है ये। और इसको प्लॉट कर दीजिए निफ्टी के सामने तो आपको समझ में आएगा किस तरह की रैली फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एंड फार्मा स्टॉक्स का हीरो रहा है डिवीज लैब्स। राजेश अग्रवाल साहब बताइए आपका व्यू। देखिए, जैसे सुमित ने कहा कि ऑलरेडी 70% चल चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद करना कि अचानक से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये थोड़ी दिक्कत की बात होगी छोटी अवधि के लिए। बट मध्यम अवधि के लिए मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत जगह बाकी है इसमें। अगर आप देखो तो जेनरिक एपीआई में सबसे बड़ा प्लेयर है, करीब करीब 87% रेवेन्यू इनके एक्सपोर्ट से आते हैं। जो केपेक्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसके कारण से इसमें वॉल्यूम में बढ़त देखी जाएगी, मार्जिन्स में सुधार आएगा। दूसरे सबसे बड़ी बात है, अगर देखो तो एपीआई में बड़े प्लेयर होने के बाद भी इनके एपीआई के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। बहुत कम प्रोडक्ट्स में ये इंटरमीडिएट स्टेज तक, केएसएम स्टेज तक जाते हैं, जिस कारण से वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे इनके मार्जिन्स में सुधार आता है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें लंबी अवधि के लिए बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। कल नतीजों के बाद अगर कोई मुनाफा वसूली आती है तो एक माने एंट्री के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। प्रॉफिट बुकिंग आती है तो खरीदना चाहिए, बहुत भाग चुका है। अब डिवीज आज देखिए फार्मा सेक्टर नीचे है और ये ऊपर है, केवल और केवल नंबर्स की वजह से ये ऊपर है। अदरवाइज ये फार्मा सेक्टर के दूसरे दोस्तों के साथ इस समय नीचे होता। तो ध्यान रखिएगा, नीचे आए तो खरीदने की राय दी जा रही है। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स जान लेते हैं डिवीज के लिए। राजेश जी काफ़ी क्लोजली फार्मा सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, हर रोज़ सुबह उठ के एक फार्मा शेयर वो देखिए आपको बता देते हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए। राजेश सतपुते जी बताइए डिवीज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसका जो डेली चार्ट है बेसिकली वो चार्ट ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और इसमें अगर आप प्राइस पैटर्न की जो टेक्निकल एनालिस्ट देखते हैं उसकी बात करें तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का वैसे अगर आप देखें तो टेक्निकल टारगेट 3500 से 3600 के आसपास बैठता है। जो ब्रेकआउट लेवल की हम बात करते हैं वो है 3150। सुबह भी मैंने इसका जिक्र किया था कि ये 3150 के ऊपर अगर ये टिकता है, सस्टेन करता है तो ये 3500 प्लस का टारगेट लेके आप यहाँ पे काम करें पोजिशनली। तो इसलिए मुझे डिवीज लैब यहाँ पे अच्छा लग रहा था कि एक तो डिफेंसिव भी है, बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हुई कुछ नहीं लेकिन मुझे मेरे हिसाब से डिवीज टेक्निकल पैटर्न पे बहुत बढ़िया है। 3150 ये इसका एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट है। ओके, तो डिवीज लैब पे याद रखिएगा हमने आपको अर्निंग्स बताई एग्जैक्टली कैसी रहेंगी विद एक राइटर की। आपको यहाँ पे रिस्क भी मैनेज करना है, याद रखिएगा ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है, रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फार्मा इस बाजार की परिस्थिति में अगर आप देखें एक बहुत फेवरेट चॉइस नहीं होगी, तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, फार्मा पे थोड़ा सा कैपिटलाइज और करते हैं। इप्का के नंबर्स भी आने हैं और इप्का भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में है। यकीन मानिए ये अपने इस वक्त ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सुमित, इप्का से कैसी एक्सपेक्टेशन है आपको? वाई बेसिस पे तो अच्छे रहेंगे। सीक्वेंशियली हालांकि थोड़े सबड्यूड नंबर रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी बेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो इसीलिए सीक्वेंशियली नंबर ढीले रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। 14% करीब इनका रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पे। सीक्वेंशियली 4% टूटने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा 37% बढ़ सकता है साल दर साल, सीक्वेंशियली ये 37% गिर सकता है। और मुनाफे फ्रंट पर करीब 34% बढ़ने का अनुमान है साल दर साल और 40% गिरने का अनुमान है सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो ओवरऑल मिक्स साइड पे नंबर होंगे। 2-3 की फैक्टर है। पहला, इनके एक्सपोर्ट्स के नंबर कैसे आते हैं, यूएस मार्केट को लेकर कमेंट्री कैसी आती है, इसको मार्केट जरूर रीड करेगा। दूसरा, प्रोडक्ट मिक्स का कितना फायदा इनके मार्जिन के अंदर इस क्वार्टर में आता है। और आखिरी में इनकी जो बाकी पीयर्स की रोबस्ट परफॉर्मेंस है, क्या ये उसको बीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये 2-3 चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन हाँ, लास्ट क्वार्टर के नंबर ज्यादा थे इसलिए बेस थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए नंबर सीक्वेंशियली वीक दिखेंगे। वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। ऑलराइट, तो वाई ऑन बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो इम्तिहान से पहले नर्वसनेस होती थी ना स्कूल में, वैसे ही हो रही है। देखिए 100% बढ़ चुका है ये स्टॉक भी इस साल, 100% डबल हुआ है ये शेयर। अग्रवाल साहब ने, राजेश अग्रवाल साहब ने इतनी बार रिकमेंड किया है, इतनी बार रिकमेंड किया है जिसका हिसाब नहीं। साल भर का चार्ट दिखाइए तो समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अग्रवाल साहब, नतीजों से पहले थोड़ा सा नर्वस है ये स्टॉक। ये तो 6 महीने का दिखाया 50% का, बाकी 6 महीने का भी ऐड कर दिए डॉक्टर साहब तो दिखेगा 100। ये देखिए वाह, 130। अच्छा, मेरी भी उम्मीद से ज़्यादा है ये, तो क्या भागा है, देखिए डबल हुआ है। अग्रवाल साहब, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसे नतीजों से पहले?
देखिए कंपनी शानदार है, नतीजे जैसे सुमित ने बताया कि सिक्वेंशली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा म्यूटेड रहेंगे, बट हमें अभी भी उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑल्दो हमने जब शुरुआत में इसे रिकमेंड किया था तब से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अगर ये करेक्ट करके 1900-2000 के रेंज में आता है तो वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। इस वक्त जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। एक बार इस पे टेक चेक भी लेते हैं। और राजेश जी, रिस्क मैनेज अगर करना है पोस्ट नंबर्स, आपको क्या लग रहा है कि कौन से लेवल पे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, बोथ पोजिशनल और ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से जो स्टॉप लॉसेस हैं? एक बहुत क्रिटिकल बेस जो स्क्रीन पे विजिबल है वो है 2250 का। क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे, और ऊपर कौन सा जोन निकालने के बाद अच्छा मूव देगा ये स्टॉक? वीरेंद्र, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सटीक यहाँ पे विश्लेषण किया। 2250 एग्जैक्टली यही लेवल मेरे जहन में थे। 2250 से लेके 2270 ये क्लस्टर है, ये सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर में मुझे लगता है 2450-2500 का टारगेट यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास पोजीशन है तो ऑब्वियसली 2250 के नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जो बात थोड़ी हेमंत ने भी कही कि थोड़ा सा स्ट्रेच है, ओवर स्ट्रेच लगता है, तो स्टॉप लॉस रखे आप। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए तो मैं यही कहूंगा 2200 का स्टॉप लॉस होगा, यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसका टिकट साइज भी बड़ा है तो स्टॉप लॉस भी ऑब्वियसली उस लिहाज से परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ही बड़ा होगा। तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 2250 का सपोर्ट याद रखें, और सामने जैसे मैंने कहा 2450 से लेके 2500 के आसपास मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो नज़र रखिएगा इन लेवल्स पर, और ध्यान रखिए अब नतीजों से ठीक पहले इसको लेना नहीं बनता। जब राजेश अग्रवाल साहब पहले कहा करते थे तब खरीदना बनता था। अब नंबर्स आ जाने दीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि इतनी रैली के बाद नंबर्स कैसे आते हैं। तो नज़र पे ज़रूर रखिएगा। शेयर बहुत ही बढ़िया नज़र आता है ये वाला। अब श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अच्छा, जब सारे मेहमानों का हमारा कोरम पूरा हो जाएगा ना वीरू, तब हम एक घोषणा करने वाले हैं। और हिंट दे देता हूँ, किसी का बर्थडे है तो वो बताएंगे हम शो में आगे। तो लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं सारे मेहमान आ जाएं। वो कहते हैं ना केक तब कटता है जब पार्टी में सब लोग आ जाते हैं, उससे पहले केक नहीं कटता है ना। तो इंतज़ार हो रहा है सबका, सारे मेहमान आ जाएं उसके बाद केक काटें। केवल वीरू को और मुझे पता है ये बात, बाकी किसी को नहीं पता। श्रीकांत जी बताइए, अच्छा गैस मत करिएगा किसका बर्थडे है श्रीकांत जी, है ना। बताइए मार्केट पर व्यू क्या है आपका? बिल्कुल, देखिए वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी चल चुका है और एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है क्योंकि हम 12,000 के ऊपर है। और अगर आपने डेटा अगर देखा होगा तो मार्केट ने तकरीबन 175 दिन का वक्त लिया, बट ये सबसे फास्टेस्ट रिकवरी है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मार्केट्स। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बैंक निफ्टी भी चल रहा है, आईटी इंडेक्स में भी तेजी है और फार्मा इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेटल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम 12,400 तो हम लोग क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अभी लगता है मुझे कि काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाएगा और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। करेक्शन में बाय करने की राय रखिए। इंडेक्स के लिए एक पड़ाव इंडेक्स का पूरा हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, उस करेक्शन में बाय करें। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर ध्यान देना है तो मुझे लगता है यहाँ से जैसे ही बैंक स्टॉक्स में करेक्शन आने की शुरुआत होगी उस वक्त मुझे लगता है कि वापस आईटी स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। 12,000 के नीचे जाने की अभी गुंजाइश नहीं है। 12,400 हम लोग शायद अगले हफ्ते क्रॉस करेंगे क्योंकि दिवाली का वीक रहेगा वो। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स पे अभी यहाँ से हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात है, तो आईटी शेयरों पर नजर होनी चाहिए। कोई स्टॉक स्पेसिफिक आईटी वाला जो आपको अच्छा लग रहा है श्रीकांत जी, जिस पर नजर रखें? हेमंत जी आपको तो पता ही है कि मेरा सबसे फेवरेट है टेक महिंद्रा। मुझे मालूम है। तो टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टीसीएस में भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी स्टॉक करेक्ट हो चुका है और 26,500-2627 के करीब आ चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ से अगर चलेगा तो वापस 28,500-2900 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है। तो एक तो टेक महिंद्रा बाय करें 847-848 पे। इंट्राडे मुझे लगता है शायद 3:30 बजे तक भी ये प्राइस एक बार 856 या 858 के लेवल्स को छू सकता है। और अगर 1-2 दिन का व्यू रखे, सोमवार तक का व्यू रखे, तो मुझे लगता है शायद ये 865 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो टेक महिंद्रा को बाय करें 835 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और एक टीसीएस को पोजिशनल बेसिस पे बाय करें 2700 के करीब 2650 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 2850 के।
तो इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। धीरे धीरे करके थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आने लगा। श्रीकांत जी ने कुछ जादू किया लगता है। देखिए आप कह रहे हैं थोड़ा नीचे आएगा तो फिर आईटी चलेगा, और देखिए आईटी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जब से मैंने ये वीरू कहा है ना कि हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं हम लोगों में से किसका जन्मदिन है, तो देखिए लोग पूछने लगे हैं बताइए, इतना मत इंतज़ार कराइए। चंदन जी के मैं आने का वेट कर रहा था अब लेकिन प्रेशर देखिए आ रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर, मैसेजेस पर। तो कविता जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जन्मदिन की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं आपको। और आप बर्थडे ड्रेस में आज लग भी रही हैं, वैसे ये गेस करना आसान था। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई गेस नहीं कर पाएगा एक्चुअली फॉर दैट रीजन, बट थैंक यू सो मच। मुझे विशेष सबकी आ गई थी। थैंक यू सो मच। दिखाइए कविता जी का वो प्लेट एक बार, हैप्पी बर्थडे कविता वाला, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब देखिए बना रहे थे। तो वीरू, आज तो फ्राइडे है, कविता जी खूब सेलिब्रेट करने वाली हैं। यस जी हाँ कविता, मेरी तरफ से भी और पूरे CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से आपको इस जन्मदिन की शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं आपका और हमारा सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। आप रोज़ अपीयर होंगी CNBC आवाज़ पर और लोगों को मुनाफे की कॉल देती रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। अच्छा, ये बताइए, एज ए बर्थडे गिफ्ट, खैर वो हमको आपको देना चाहिए, लेकिन आप रिटर्न गिफ्ट पूछ लीजिए अपने इस जन्मदिन पे क्या खास, हाँ रिटर्न गिफ्ट, खास कोई स्टॉक देना चाहेंगे? खास कोई स्टॉक तो रिजल्ट्स को देखते हुए अभी 7 नवंबर को अंबर एंटरप्राइजेस के रिजल्ट आने वाले हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं काफी समय से एक फंडामेंटल रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर रही थी। मुझे पोजिशनली अंबर एंटरप्राइजेस काफी अच्छा लगता है, और अभी भी 7 तारीख को सिंस रिजल्ट है, फिलहाल 2310 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। जिस स्टॉक को लेकर जाया जा सकता है, और एक छोटा स्टॉप लॉस अभी सजेस्ट कर रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए 2270 का, और आप इसमें टारगेट देख सकते हैं 2470 2500 तक के लेवल के लिए। ये सीरियस डिस्कशन हो गया। अब आप तो ये बताइए, आप पार्टी कहाँ पे कर रही हैं? मेरा तो इंटरेस्ट उसमें है, और मेरे गेस्ट का भी, सबका भी। राजेश सतपुते जी, कविता जी से पूछ लीजिए, आप भी पूछ सकते हैं, आपकी आवाज़ भी वो सुनती हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे कविता जी। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। या थैंक यू। तो सवाल चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। कविता जी बताइए, आज ये सारे पैनल को कहाँ पे पार्टी देंगे आप? ऑनलाइन ले देते हैं सर। हाँ तो ठीक है, ये जवाब बढ़िया है। ऑनलाइन आजकल, अग्रवाल साहब, आजकल वैसे ऑनलाइन बर्थडे पार्टीज का ही सेलिब्रेशन है का माहौल बना हुआ है कोविड के दौरान। एग्जैक्टली, तो ऑनलाइन दे देते हैं। अदरवाइज यू ऑल आर वेलकम इंदौर, आप लोग सब आइए और विल डेफिनेटली हैव वन गुड पार्टी। हम लोग वहाँ होते तो खाओगली जरूर आते। अग्रवाल साहब कुछ कह रहे हैं, अग्रवाल साहब बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्रेडिट नोट ले लिए जाए इनसे, ये बढ़िया है यार। और खाऊगली में फिर जब पहुंचेंगे तो इंदौर में कोई इंदौर का हो और उसे जूम पे पार्टी लो, ये तो बनता ही नहीं ना। ये आपने बहुत सही वाली बात नोट लेना पड़ेगा। क्रेडिट नोट कविता जी चाहिए इंदौर की खाऊगली का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए, तो आपको देने वाली हूँ सर, अभी जस्ट सेंड कर रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो भाई सब लोग अपने अपने ईमेल आईडीज बता दीजिएगा कविता जी को, और क्रेडिट नोट आ जाएगा। ये बढ़िया रहा। चलिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित बताने वाले हैं शोभा के नंबर्स तो आने वाले हैं देखिए, लेकिन कमेंट्री क्या गजब की आई थी। और दरअसल कल नतीजे हैं, सोमवार को हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। रियल एस्टेट शेयर फोकस में रहे थे जैसे ही इनकी कमेंट्री आई थी। एक बार याद दिलाइए तो कमेंट्री में क्या कहा था? देखिए, सबसे पहला थे ये, इन्होंने ही स्पार्क की थी उस पूरी तेजी को, और सुबह ने बात साफ की थी कि बैंगलोर की जो मार्केट है वहां पे नंबर से पिकअप आया है। और उसके बाद लाइन से आप देखिए, गोदरेज, ओब्रॉय, डीएलएफ सबके नंबर से पिकअप आया था। अभी जो इनके क्योंकि इनकी कमेंट्री लास्ट आती है, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने व्यू बनाए नहीं थे, इससे उसका एस्टिमेट नहीं मिल पाया। लेकिन जो अनुमान है वो ये है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे इनके नंबर बेहतर हैं, कुछ हद तक ये चीजों को डिस्काउंट करवा चुके हैं। तो अब गोइंग फॉरवर्ड कैसे नंबर आते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, नंबर्स बहुत हद तक डिस्काउंट किए हुए हैं बाजार ने, और बेहतर साइड पे आंकड़े आएंगे रियल एस्टेट साइड पे भी, और शायद कमर्शियल एस्पेक्ट को लेकर भी। तो ये है शोभा पे एग्जैक्टली। अगर आप देखें, एक व्यू ले लेते हैं राजेश जी, शोभा पे आपका व्यू क्या है एग्जैक्टली? अगर आप देखें रियल एस्टेट स्पेस में जो पैसा बना है उसमें पिछले, अगर आप 3 महीने में देखें स्पेशली,
लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद से अगर आप देखें जो मूव शुरू हुआ, लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज, लुक एट डीएलएफ, आपकी राय शोभा पे क्या होगी राजेश जी, कैसे अप्रोच करेंगे? मीनवाइल एक्टर साहब एक चार्ट स्क्रीन पे फायर कीजिएगा प्लीज। रिलायंस एट डे हाई, रिलायंस निफ्टी के डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है। राजेश जी प्लीज आपकी शोभा पे राय क्या होगी? वीरेंद्र मेरे लिए नहीं राजेश अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी। हाँ अच्छा ये दुविधा बहुत है ना, राजेश अग्रवाल साहब। बोला करो कलकत्ता वाले राजेश जी और मुंबई वाले राजेश जी। देखिए मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी बनती है, क्योंकि वैसे तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर है वो खास करके खुदरा निवेशकों के लिए है नहीं, क्योंकि अपनी दिक्कतें इसमें बनी हुई रहती हैं। बट इसमें भी एक दो कंपनी जो आउटस्टैंड करती हैं, उसमें शोभा हो या गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, प्रेस्टीज स्टेट्स हो, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें आउटस्टैंडिंग करती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के नंबर्स और कमेंट्री इनके पिछली बार आई थी वो अगर दोहराई जाती है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा अपसाइड बनता है। और नहीं भी बनता है तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके बैंगलोर जैसी जगह में जहाँ की रिवाइवल देखा गया है, मैं समझता हूँ कम से कम 330-340 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए खरीदारी करनी चाहिए। शोभा नंबर्स अच्छे आए हैं और अच्छे आ सकते हैं और कमेंट्री बहुत ही जोरदार आई थी। टारगेट्स बताइए कौन से नजर आते हैं? गाबा साहब आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? एक बार लेवल्स बताइए जो इंपॉर्टेंट हैं। रियल एस्टेट शेयर फोकस में रहेंगे नो डाउट सोमवार को भी, और नंबर्स अगर इसके अच्छे आएंगे तो बाकी पॉकेट के स्टॉक्स में भी एक फिर से रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम बता दीजिए। शोभा सर, शोभा डेवलपर्स बहुत ही बढ़िया कंपनी है और बहुत ही बढ़िया रैली भी हुई है। जगह अच्छी है खरीदने की। जो इनिशियल मूव है 4-5 दिन से दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है यहाँ से आपको मिलना चाहिए। टारगेट इन द अपसाइड 212 से 220 तक हो सकते हैं। स्टॉप होगा 288। शोभा बाइंग जगह पर है और इनिशियल अप मूव दिया भी है, देना शुरू कर दिया है। जैसे ही हमने बात करनी शुरू करी 296 वाला 297.8 बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। सुबह 2.5% ऊपर दिन के उच्चतम स्तर पर। BTST आइडिया भी ये हो सकता है, अच्छी कंपनी है। दरअसल सीमेंट और अगर आप देखें रियल एस्टेट स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया भी है। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स याद करिए क्या शानदार निकल कर आए थे। आप DLF के नंबर्स याद करिए, मार्जिन में क्या इजाफा देखने को मिला था। पूरा का पूरा पॉकेट इस बार फोकस में रहा है। अच्छा सीमेंट की बात हुई तो जेके सीमेंट की बात भी कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सबके नंबर्स आ गए, इसी के रह गए, कैसे रहेंगे? देखिए आज बिरला कॉप के नंबर के बाद लग रहा है इसके नंबर भी बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ अच्छे नंबर आ मतलब रैमको के भी नंबर्स बुरे नहीं थे। नहीं, आप सीमेंट में किसी अंबुजा, ACC, अल्ट्राटेक से शुरू करिए और फिर वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, जेके लक्ष्मी के बहुत अच्छे नंबर, बिरला कॉप के बहुत अच्छे नंबर, कोई भी सीमेंट, इवन छोटी दिग्विजय सीमेंट के भी नंबर देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छे आए थे। तो कोई ऐसी सीमेंट कंपनी नहीं छोड़ी जिसके नंबर बेटर साइड पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं सो फार, और सबके सीक्वेंशियल नंबर अच्छे हैं। और ये तब हुआ है जब भर भर कर बारिश हुई है, लंबी वाली बारिश हुई है। आप सोचिए तो बारिश ही चली है। हाँ यहाँ पे तो देखिए बारिश इतनी हुई है और तब सीमेंट कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इंटरेस्टिंग है, कल ही रात को चेन्नई में बहुत बारिश हुई है। यस तो उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छे नंबर आ रहे हैं। एनीवेज तो जेके सीमेंट सीक्वेंशियली बहुत अच्छे नंबर पे दे सकता है और ये शायद आउट परफॉर्मेंस आएगी इसकी बाकी सीमेंट कंपनीज की तरीके ही। और वैसे भी बाजार ने बहुत तक जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर है वो अच्छे ही दिए हैं। इस कंपनी केस में भी रेवेन्यूज फ्रंट पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इनका जो वाइट सीमेंट पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में, और पुट्टी बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है इनकी पीयर्स के कंपैरिजन में। नई कैपेसिटीज, वॉल्यूम करीब 17% बढ़ने का अनुमान, रियलाइजेशन फ्लैट और सीक्वेंशियल बेसिस पे एक रोबस्ट काइंड ऑफ नंबर आ सकते हैं। तो उस लिहाज से भी आप नजर रखें। और सीमेंट स्पेस के लास्ट कंपनी का नंबर है, बाकियों का आज भी इनफैक्ट इंडिया सीमेंट जैसी कंपनीज के नंबर आए, अच्छे नंबर थे, तो अब शायद ये भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। ओके, जेके सीमेंट याद रखिएगा, ये अर्निंग सीजन इस स्पेस के लिए जितना बेहतरीन रहा है, आई मीन जैसे IT हो गया जिसके लिए काफ़ी बेहतरीन था, सीमेंट के लिए चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो ACC हो, चाहे वो ग्रेसिम हो, सबके नंबर्स अगर आप देखिए अव्वल 10 जगह थे। ये चार्ट देखते हैं एक बार। जेके सीमेंट याद रखिएगा ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है इसकी ये, और अक्टूबर में जो उसने हाई लगाया था वो था करीब 1963 रुपये का। राजेश जी एक बार टेक चेक दीजिएगा इस स्टॉक पे, सारे एवरेजेस के ऊपर है। अर्निंग्स सुमित से समझिए हमने, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? कौन सी रेंज में लेना चाहिए और ये रेंज लेने के लिए कितनी कंफर्टेबल है? स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? वीरेंद्र देखिए स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हाई बीटा है, चॉपीनेस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट्स भी थोड़े से लोअर साइड पे बनते हैं। करीबन आप कह सकते हैं कि 1780 से लेके 1800 ये वो रेंज है।
चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। मेरे हिसाब से इवेंचुअली इट शुड मूव अबाउट दैट 2000 मार्क। सो काउंटर में स्ट्रेंथ है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करें। स्टॉप लॉस जो है मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस करूंगा करीबन 1750 का, 1750 का स्टॉप लॉस और सामने 2000 प्लस का टारगेट लेके अगर काम करना है तो आई थिंक एक एंट्री पॉइंट जो है, जैसे मैंने कहा कि 1780 से लेके 1800 ये एंट्री पॉइंट होगा। 1780 से लेके 1800 एंट्री पॉइंट, 1750 का स्टॉप लॉस। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नज़र और डाउ फ्यूचर्स पर रखिएगा नज़र। देखिए जो दबाव देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में इस समय, वो दरअसल हमने इंपोर्ट किया है दबाव। और मैं हमेशा कहता हूं जब विदेशी बाजार घट रहे होते हैं कि इंपोर्टेड मंदी है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों पर। और 250 पॉइंट की गिरावट इस समय देखी जा रही है डाउ फ्यूचर्स में। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 100 पॉइंट की गिरावट थी, 100 वाली हो चुकी है 250 पॉइंट। धीरे धीरे करके डाउ नर्वस हो रहा है और डाउ के लिए ये हफ्ता सबसे बढ़िया रहा था। अमेरिका बाजार देखिए कल के सत्र में भी करीब करीब 550 पॉइंट भागे थे और इस हफ्ते में रन अवे रैली देखने को मिली है। और अब वीरू उम्मीद ये की जा रही है, अनुमान ये लग रहा है कि इस वीकेंड पर कम से कम ये पता चल जाएगा कि बाइडेन साहब वहाँ पर आने वाले हैं या फिर जो सरकार बनेगी वो ट्रंप साहब की बनेगी। लेकिन देखिए ट्रंप साहब सबको पता है कि कोर्ट में कचहरी के चक्कर लगवाने वाले हैं बाइडेन साहब को, तो ये डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा देखिए नर्वस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक नज़र डाउ फ्यूचर्स पर ज़रूर रहनी चाहिए। देखिए हमारी टिकर टीम बहुत तेज है, आपको दिखा रही है डाउ फ्यूचर्स इस समय 240 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बुरी नहीं होती और वही लोग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 12,200 पर देखिए इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये जो पिछले 20 मिनटों में गिरावट आई है उसके कारण आपको मैंने समझा दिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कुछ और आगे के इवेंट्स की। हम लोग के साथ थोड़ी देर में देखिए नीरज भाई जुड़ेंगे जो आपको बताने वाले हैं कल का खिलाड़ी आज कौन सा होने वाला है। यतिन माइका पोके तैयार हो रहे हैं, यतिन आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा हो रही है। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन साहब। स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर सर। हम लोग हर रोज चर्चा कर रहे हैं मैनेजमेंट से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फेस्टिव सीजन कैसा रहा है। दिवाली से पहले शेयर बाजार में तो दिवाली देखने को मिल रही है, ये बताइए डिमांड कैसी है ग्राउंड पर क्या अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं? स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। Good afternoon. It is always a pleasure to talk to you. Thank you for having me in this show. It is a great Diwali ahead. The Diwali season is also good. We have been witnessing significant growth in the demand right from the end of September. In fact, compared with last year, if you know, Q1 was at 50% level. Q2 came to close to 80%. September month itself was at around 90%. October, November so far, it is around 10% more than even last year. So we are witnessing great demand, even though air conditioners are not a product meant for this season at all. So after around 6-7 years, I am witnessing such a huge demand in consumer durable sales. सर एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा जो दिल्ली एनसीआर का ये इलाका है, यहाँ से जो स्पेशली प्यूरीफायर्स की डिमांड कैसी रही है इस बार? हमने पिछले 1 महीने में देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है। ये डिवीज़न एग्जैक्टली कर कैसा रहा है सर, और यहाँ पे आपको कितनी और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है अगले 2-3 महीने में? Yeah, but this is a usual phenomenon, right? In Delhi, Mumbai will follow. The growth there is somewhere around 30%. It is too early to say because the product started moving in the past 2-3 weeks of time. And as you are aware, we have positioned differently as well. In the sense, one, we have the standalone air purifiers. We have also introduced air conditioners with virus deactivation technology, which has got an inbuilt air purifier itself. So by paying 10% more or around 4,000 rupees, you may even get a complete product, which is inbuilt air purifier with a PM2.5 indicator. There are models just paying 2,000 rupees more. You will get a product with virus deactivation filter as well as PM2.5 filters. Only thing is the indicator will not be there.
So therefore, we sell both now. The demand in Delhi is good for these two. Only thing is, you know, it is a winter setting in. It is not an air conditioner sale season. So that's what it is. मैं मुस्कुराया इसलिए क्योंकि वीरू दिल्ली एनसीआर से हैं त्यागराजन साहब, तो ये स्मॉग का जो फीलिंग है वो इस समय वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए वीरू ने ये सवाल आपसे पूछा। अब ये बताइए, ऑनलाइन सेल्स हमने देखा है क्या भर भर कर हुई है इस बार? फेस्टिवल सीजन से पहले ही हमने देख रहे थे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी तमाम देखिए साइट्स पर खूब डिमांड देखने को मिल रही थी। ऑनलाइन वर्सेस ब्रिक एंड मॉर्टर की सेल्स, अब इस बार आपको लग रहा है कि ऑनलाइन वाले आगे हैं, और आपका अपना अनुभव क्या है सर, वो बताइए, इंडस्ट्री के लिहाज से भी, खुद के लिहाज से भी। Yeah, industry, air conditioners, if you take the H1, last year it was 12% of the total air conditioner market was online. This year, till September, it was 17%. October, it has touched somewhere around 18%. As far as Blue Star is concerned, we were not a major player last year. We had just 3% of our machines getting sold in e-commerce. This year, we are selling around 13%. As of October, we are around 14%. In water purifiers, 14% was last year industry, and this year it has touched 22. Whereas in water purifiers, we are an e-commerce focused player. We sold 52% of our water purifiers in e-commerce last year. This year, as much as 74% of our sales is through e-commerce. सर मजा आ गया आपसे बात कर कर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपको, आपकी पूरी टीम को CNBC आवाज की तरफ से एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। Same to you, your team and your audience. All the best to you. थैंक यू सो मच। चलिए तो आप देखिए, ब्लू स्टार बताते हुए कि फेस्टिवल सीजन में डिमांड बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। बाजार में भी देखिए, दिवाली से पहले दिवाली हो रही है, थोड़ा बहुत नीचे आया बाजार, लेकिन वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी वापस हो गया है, और देखिए 125 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत नर्वस होते हैं हम डाउ फ्यूचर्स को देखकर, लेकिन फिर देखिए रिकवरी आ जाती है। यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन बताएंगे डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा हो रही है, और उसके बाद थोड़ी देर में आशीष जुड़ेंगे जो बताएंगे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स कौन से हैं। फिर भसीन साहब जुड़ने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि BTST STBT आइडियाज उनकी तरफ से कौन से हैं, भसीन जी के भरोसेमंद शेयर। उसके बाद नीरज जुड़ेंगे जो बताएंगे कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। तो खूब एक्शन यहां से होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, यतिन आपके साथ बताइए क्या एक्शन है डीलिंग रूम्स में। आफ्टरनून हेमंत। देखिए, दो मेटल स्टॉक्स और एक बैंकिंग स्टॉक। तो मेटल का फ्लेवर तो है मार्केट, बढ़िया है फ्लेवर, लेकिन शुरू करते हैं बैंकिंग के साथ, क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखा है मैंने, और काफ़ी अगर आप देखें तो डिसबिलीफ है कि बैंक निफ्टी क्यों चल गया और क्या हुआ, क्यों इतनी तेजी हो रही है। लेकिन फंड फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है। आपने जो येस्टरडे FII के बाय आंकड़े देखे उसमें मेजॉरिटी बैंकिंग के फ्लोज हैं, और आज भी अगर आप देखें तो बंधन बैंक में लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, और यहाँ हमने देखा है लगभग 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट में शेयर का जुड़ना। तो काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही है बंधन बैंक में। काफ़ी अंडर ओनरशिप है, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस भी है। तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द, और इसीलिए वो BTST की भी राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा एक लार्ज कैप मेटल स्टॉक जहाँ एक्शन देखने को मिलेगा वो है JSPL। देखिए, इनकी सारडा माइंस का इशू मोटा मोटी रिजॉल्व होने की कगार पे है। इन्होंने जो गारे पाल्मा की जो बिडिंग है और काफ़ी सारी दूसरे इश्यूज हैं इनके आयरन ओर को लेके, उसका रेजोल्यूशन बहुत शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। और अगर आप रीबार की बात करें, लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें, स्टील के HRC की बात करें, तो सभी में हमने देखा है कि अक्टूबर में भी प्राइस हाइक हुआ था, नवंबर में भी प्राइस हाइक हुआ था, और जिस हिसाब से स्टील की डिमांड और स्टील के इंपोर्ट्स पे हमने असर आते हुए देखा है पॉजिटिव साइड पे, वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काम करता है, और इसीलिए JSPL पे एक पोजिशनल लॉन्ग कॉल जो है डीलिंग रूम से आ रही है। ओके, JSPL और बंधन बैंक पे अगर आप देखें भी कुछ देर पहले हमने बात की भी थी, कॉल की बात भी की थी। JSPL पर एक व्यू ले लेते हैं। JSPL और मेटल्स अगर आप देखें इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव भी है। सुबह सुबह हमने मेटल्स पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन किया भी था। एक बार राजेश अग्रवाल जी कोलकाता वाले, आपकी राय JSPL पे क्या है? मेटल स्पेस में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव भी देखा था। लुक एट डॉलर इंडेक्स, मेटल्स में आपकी राय एंड स्पेशली डेडिकेटेड आपका व्यू जो है JSPL पे क्या है?
वीरेंद्र जी, जेएसपीएल पे हम लोग लगातार कई बार कॉल दे चुके हैं, बहुत बुलिश हैं, और कल की जो मुनाफे की तैयारी में कन्विक्शन कॉल था वो मेरा जेएसपीएल का ही था। और मैं समझता हूँ कि जैसे यतीन जी ने कहा कि गेरे पलमा वाली जो बिडिंग हुई है उससे इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो जो कोयला इन्हें मिलेगा वो एक सिक्योरिटी देगा, क्योंकि इन्हें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उससे मार्जिन्स में भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरे, उनकी जो लोकेशन है माइंस की, वो पावर और स्टील दोनों ही सेक्टर के इर्द गिर्द है, जिस कारण से लोकेशनल एडवांटेज है। और वैसे भी कंपनी को देखें तो कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन में सबसे बड़ी कंपनी है, पावर की बड़ी क्षमता है, अंगुल में रैंप अप हो गया है। लॉन्ग रेल्स जो ये बनाती हैं और रेलवे को सप्लाई करती हैं, वैसी क्षमता इस वक्त तक तो किसी में भी नहीं है भारत में। तो इस कारण से रेलवे से भी बड़ी उम्मीदें हैं इनको ऑर्डर्स की। और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट ने लगातार अपने इंटरव्यूज़ में, आप ही के चैनल पे कई बार ये कहा है कि वो डेट कम करना चाहते हैं। 33,000 करोड़ के आसपास का डेट जो FY 20 एंड पे था, वो FY 23 तक ये 15,000 करोड़ करना चाहते हैं। तो डेट में अगर इतना बड़ा रिडक्शन होता है तो बट ऑब्वियस है कि मार्जिन्स में भी फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हाईली अंडर वैल्यूड शेयर है, बावजूद इसके कि अगर लोज देखेंगे तो 2 फिगर्स में हुआ करते थे, उसके बावजूद ये हाईली अंडर वैल्यूड है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करूं, मध्यम अवधि में, तो मैं समझता हूं 230-235 के टारगेट हो सकते हैं। बट लंबी अवधि अगर 1.5 से 2 साल कोई रखा जाए तो बहुत अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है। तो देखिए, मेटल्स में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक में बैंकिंग स्टॉक है यतिन? नहीं, तो बैंकिंग बोल दिया हेमंत, 2 मेटल स्टॉक्स थे। ओके। और हमने एक जिंदल जो है वायदे वाला दिया, एक जिंदल कैश मार्केट का भी देते हैं, वो है JSL हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार। ये कंपनी जो है आज के अगर आप वॉल्यूम देखें तो लगभग 3 गुना ज्यादा है एक वीक के एवरेज से। और इन जनरल हमने देखा है कि स्टील की मिड कैप कंपनीज में भी बहुत तेजी का आलम है। और अगर आप JSL की बात करें स्पेसिफिकली, तो इन्होंने अपने काफी डेट के इश्यूज को एड्रेस किया है बैंक के साथ बातचीत करके, रीनेगोशिएट करके। और यहां भी इन लेवल से भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्टॉक में 10 से 15% तक की अपसाइड हो सकती है। तो JSL हिसार पे नजरें होनी चाहिए। काफी अच्छा HNI एक्यूमुलेशन हमको पिछले 1-2 सत्रों से देखने को मिला। ऑलराइट, तो JSL हिसार आप कह रहे हैं, ये एक स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। और साथ ही JSPL मेटल स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, मार्केट देखिए वापस अब 500 पॉइंट ऊपर हो चुका है सेंसेक्स, और अभी कुछ देर पहले 250 पॉइंट वाला बैंक निफ्टी वापस से देखिए रिकवर करता हो। बैंकिंग स्टॉक्स में क्या जोरदार रैली इस समय देखने को मिल रही है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हो तो बताइएगा डायरेक्टर साहब, जानेंगे उनसे अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन से हैं, कहां तक पहुंचे, इतना ही बता दीजिए आशीष से, हम समझेंगे कि इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद फिर भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक मैं बताता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए सोमवार के लिहाज से। सोमवार के लिहाज से अशोक लेलैंड पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनियां जिनके नतीजे आ जाने थे अब तक आए नहीं है, तो होप ये होगी अब तक आ जाए तो ठीक, वरना नतीजे जो है वो मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। फ्लैट है ये स्टॉक इस समय। ग्लेनमार्क, सिप्ला, ये तमाम स्टॉक्स देखिए नतीजे अपने पेश करने वाले थे, अब तक नहीं किए हैं, तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रहने वाली है। और ITC पर भी नजर होगी। ये तमाम शेयर हैं जो नंबर्स आज पेश करने वाले थे, क्योंकि अब तक नहीं आए, फ्लैट वेट करते हुए आपको इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आज नंबर्स आए हैं उनमें कौन से नंबर सबसे बढ़िया नजर आए? अग्रवाल साहब, वोल्टास एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। मुझे याद है यतिन ने कल देखिए क्लियरली इस शो में बताया था, इसी सेगमेंट में, कि ये शेयर आपको पैसा बनाकर देगा, और आज भी नंबर्स के बाद ये भागा है। अब क्या करेंगे? वोल्टास के नंबर्स आपको कैसे लगे? अग्रवाल साहब बताइए। देखिए, बहुत शानदार नंबर थे, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, मैं आगे आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्मेंस रह सकती है। हालांकि जिस तरीके से अभी त्यागराजन साहब ने भी कहा कि अब ये जो मौसम आ रहा है ये AC के लिए नहीं है, तो AC की डिमांड आगे आने 2-3 महीने में सबड्यूडेड रहेगी। बट लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ कि अगर इन नतीजों पर ध्यान दिया जाए तो उस लिहाज से ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। किसी भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। जी, ओके, इस बीच वोल्टास था, इस बीच निफ्टी फिर हाई पर आने की कोशिश करता हुआ। 2 चीज़ें देखिएगा आप बैंक निफ्टी के मोमेंटम को। HDFC बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई रीगेन कर लिया है 1304.95, यानी करीब 1305। यस, इसने पैरेलल कर लिया है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को। 22 जनवरी को जो उसने लगाया था,
तो ये HDFC बैंक ने रीगेन कर लिया। कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक अब अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 34 रुपये ऊपर, 34 रुपये नीचे है। इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 1710। अच्छा, ये एक बात बताइए कविता जी, जब दो PSU प्राइवेट बैंक्स कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक अपने प्रीवियस हाइज को रिविजिट कर चुके हैं, लुक एट द डिफरेंशियल ऑफ प्रीवियस हाई वर्सेस CMP ऑफ SBI। SBI का ऑल टाइम हाई था करीब 374 रुपये का, आज 218 पे ट्रेड कर रहा है। क्या एक लॉजिकल, ये जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है बिटवीन लीडर ऑफ प्राइवेट एंड PSU, क्या इसको प्ले करना चाहिए क्या? 218 पे SBI कैसा लगता है आपको इस वक्त? वीरू जी, ऐसे ट्रोल हो रहा है SBI ऑन ट्वीट एंड ऑल कि 200 के ऊपर आ गया है और 218 पर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है PSUs में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ है और स्टेट बैंक अपने 200 डेज एवरेज के ऊपर मेंटेन हो रहा है। गैप के साथ हमने देखा था डे बिफोर यस्टरडे की ओपन हुआ। मुझे लग रहा है इसमें 240 245 तक का एक मूव आ सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस और इसे चेज करना चाहिए विद स्टॉप लॉस। अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं 214 का इमीडिएट एक गैप का आपको सपोर्ट दिख रहा है। पोजिशनली 209 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टेट बैंक में पोजीशन लेनी चाहिए। तो SBI पर नजर होनी चाहिए। और जो आप पूछ रहे हैं पता नहीं क्यों आ गया ये राजेश सतपुते जी है ना, जो देखिए इन्होंने इसको 200 के ऊपर टिका कर रखा हुआ है। 200 ये जाता ही नहीं था। अब राजेश अग्रवाल साहब भी इत्तेफाक रखेंगे, सतपुते जी ने जब से देखिए 200 के ऊपर जाने के बाद लड्डू वड्डू इस बार बढ़िया वाले बांटे। अच्छा, पहले ये थोड़े हल्के वाले बांटते थे, इस बार इन्होंने बहुत प्रेम से देखिए अच्छे वाले लड्डू बांटे। चंदन जी भी मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद से देखिए 200 पे जाकर टिक गया है। अब पता नहीं ITC में ये कब अच्छे वाले लड्डू बांटेंगे। वीरू देखिए, अगर आप दिल से कुछ करें तो फिर ये हो जाता है। तो अब ITC में राजेश सतपुते जी, ITC का अच्छे दिन कब आएंगे ये तो बताइए, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। मुझे लगता है ओवरऑल बाजार के अच्छे आएंगे तो इनके भी आएंगे, ये कहाँ पीछे रहेंगे। तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे भी रैली आएगी। ऐसा नहीं है कि ये गिरते रहेंगे। और ये सब दीज आर ऑल गुड कंपनीज एंड गुड स्टॉक्स। ITC भी चलेगा। टेक्निकली मुझे लगता है कि ITC में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ है, जो लोअर लेवल से यहाँ पे रिबाउंड हमने देखा, तो ये रिबाउंड अभी वापस रिट्रेस नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। 170 के आसपास का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेस बनेगा। 174 175 चल रहा है, तो 170 का बेस होगा। सामने इसका जो एक आप ट्रेडिंग बेट के है चाहे तो 184 185 का टारगेट यहाँ पे लगता है। 185 इज 200 DMA, तो 185 के बाद मुझे लगता है फिर इसमें वो जो तेजी वाली होती है ना, कि वो जो रॉकेट होता है वो फिर बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है 170 ऑन द लोअर साइड एंड 185 ये ITC का एक रेंज बन रहा है। ठीक है सर, आपकी बात मानते हैं। 185 के ऊपर जाएगा तभी देखिए फिर आप मूड में आएंगे और आप फिर उसके बाद इसमें तेजी करने की राय देंगे। लेकिन आशीष मुस्कुराते हुए देखिए खड़े हुए हैं बिल्कुल स्टूडियो में तैयार। वीकेंड ड्रेसिंग आशीष की। आशीष बताइए, इवेंट्स अगले हफ्ते के कौन से इंपॉर्टेंट हैं? नहीं, ये वीकेंड ड्रेसिंग नहीं हो, बिहार वाला शो कर रहा था, वाजपेयी जी ने बोला कोटी पहनो तो टाई उतर गई। अरे भाई गॉड, तो वापस आई नहीं टाई। अच्छा, कविता जी को पहले बर्थडे विश कीजिए। अरे हाँ, आपके तो मध्य प्रदेश से। नहीं, वैसे भी करता मैं। कविता जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ। ये इसलिए मैंने करवाया है क्योंकि जो विश कर रहे हैं केवल उन्हीं को क्रेडिट नोट मिल रहा है इंदौर की खाओ गली का। एक बार और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये कारण मैं आपका दोस्त हूँ। नोट उसी को मिल रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बताइए सर, सबसे पहले विश आशीष जी की आई थी। आशीष जी की आ गई थी, तो देखिए क्रेडिट नोट आपको नहीं ऑन एयर थोड़ा आई थी कविता जी। ऑन एयर नहीं आई थी, बट आ गई थी। हाँ हेमंत, बताइए वीरू, बोलिए। हेमंत एक बताऊं मैं, यहाँ पे स्क्रीन पे जितने लोग हैं ना वो तो है ही, लेकिन इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं, राजेश पालवे जी कहीं बैठे और है अपने ऑफिस में, लेकिन मुझे बोल रहे हैं आई एम इन इंदौर ओनली, आई कैन ज्वाइन द पार्टी। तो देख लीजिए इस कार्यक्रम में जितने लोग हैं और जो लोग नहीं है वो मैं ये वाला मैसेज जानबूझ के पढ़ के नहीं बता रहा था, आपने ये वाला पर्दा भी फाश कर दिया आप तो सही कह रहे हैं आप। तो पालिया जी का भी विश आ गया है
तो एक क्रेडिट नोट पालविया जी को भी, कविता जी है ना, मैं आपको शाम तक लिस्ट बना के दे दूंगा। क्रेडिट नोट नहीं, पालविया जी से हम मिल लेंगे अब। आप मिल लीजिएगा, चलिए ठीक है। मैंने सोचा कोविड का टाइम है, पता नहीं आप मिलना चाहें या क्रेडिट नोट देना चाहें। खैर अगर मिलेंगी तो ज्यादा अच्छा है। पालविया जी जरूर एक फोटोग्राफ शेयर करिएगा जो भी आपने बर्थडे वगैरह पे सेलिब्रेशंस किए हैं, लेकिन क्रेडिट नोट तो देखिए दे ही दीजिएगा सबको अगर मिल नहीं पाए पर्सनली तो ये तो देखिए बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले हफ्ते किस किस के बर्थडे आने वाले हैं, क्या इवेंट्स हैं आशीष? तो कविता जी का वीकेंड पे आ रहा है बर्थडे, तो वीकेंड पे सेलिब्रेट करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने चर्चा कर ली सैटरडे और मंडे के रिजल्ट्स, उनको टच अपॉन नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। कल सैटरडे को बिहार का थर्ड और फाइनल फेज की पोलिंग होने जा रही है। पीएम मोदी कल आईआईटी दिल्ली के 51 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। और यूरोप में रीलॉक की बात हो रही थी, तो कल से ग्रीस लॉकडाउन पे जा रहा है, कल से लेकर 30 नवंबर तक, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। जैसा लॉकडाउन 1 था वैसे ये लॉकडाउन 2 होगा, सिमिलर रूल्स रखे गए। संडे को इसरो जो है 4 यूएस की सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। मंडे को जब हम आएंगे, हेक्सावेयर डीलिस्ट होता हुआ नजर आएगा एक्सचेंजेस से, ऑलरेडी ट्रेडिंग तो रोक ही दी गई है। ग्लैंड फार्मा जो कि चाइना की फॉर्चून फार्मा जिसको ओन करती है, इसकी आईपीओ की शुरुआत होगी, सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। 1490 से 1500 रुपए का आईपीओ का प्राइस बैंड है। एल&टी फाइनेंस की बोर्ड मीट फंड रेजिंग पर। आरबीआई ध्यान रखें मंडे से रिस्टोर करने जा रहा है बॉन्ड और करेंसी मार्केट्स के टाइमिंग्स। तो अभी तक 2 बजे बंद होती थी, पार्शियल रिस्टोरेशन हो रहा है, तो अब 3:30 बजे तक ये बाजार खुले रहेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। साथ साथ 15th फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाला है, अगले 5 साल के रिकमेंडेशंस। ट्यूसडे को इंपॉर्टेंट दिन, अभी तक हम यूएस इलेक्शंस की बात करते हैं, ट्यूसडे को फोकस पूरी तरह से बिहार पे होगा। काउंटिंग डे है, रिजल्ट्स डे है, वर्डिक्ट डे है ट्यूसडे को। एससीओ समिट भी है ट्यूसडे को, रशिया इस बार होस्ट कर रहा है, इस बार वर्चुअली होगा। तो मोदी जी फेस टू फेस आएंगे, प्रेसिडेंट सी और इमरान खान दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं मोदी जी के साथ उस एससीओ समिट में। रिजल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट दिन है ट्यूसडे का। गेल, हिंडाल्को, एमएनएम, बाटा, एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, लंबी लिस्ट है, मैं कुछ ही चुनिंदा नाम बता रहा हूं। एप्पल का लास्ट बिग इवेंट है 2020 का ट्यूसडे को, वन मोर थिंग, ये उन्होंने हेडलाइन रखी है इस इवेंट की। कहा जा रहा है शायद नए मैक्स शोकेस करे जाएंगे, आईफोन तो ऑलरेडी आ चुके हैं। वेडनेसडे को कोल इंडिया, श्री सीमेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ऑरबिंदो फार्मा, आईजीएल जैसी कंपनीज के नंबर्स। इन्फोसिस की जो एनुअल एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट होती है वो वेडनेसडे को होगी। पेट्रोनेट एलएनजी स्पेशल इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करने जा रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग की फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट है। अभी अभी कुछ देर पहले आपने चैनल पर फ्लैश आता वो देखा है, कुछ ही मिनटों पहले कोल इंडिया भी इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करने जा रही है 11 नवंबर को रिजल्ट्स के साथ। और राजेश अग्रवाल जी के लिए एक अच्छी खबर, पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सेवाएं 7 महीने बाद रिज्यूम होंगी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। थर्सडे को वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, आईआरसीटीसी, नैटको और पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स। फ्राइडे से फेस्टिविटीज की शुरुआत, तो फेस्टिविटीज की सीएनबीसी आवाज में इस हफ्ते हो चुकी है। फ्राइडे को धनतेरस और सैटरडे को हम लोग दीपावली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ध्यान रखें मुहूर्त ट्रेडिंग का समय 6:15 से 7:15 बजे है। सीएनबीसी आवाज पे बड़ा पैनल होगा 1 घंटे की वो ट्रेडिंग को ड्राइव करने के लिए। हाँ, एक बात मत भूलिएगा, इस दिन दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग का चिल्ड्रंस डे भी है। हम बच्चे तो हैं अभी भी, और कई लोग कंसर्न थे कि सैटरडे को दिवाली पड़ रही है, अगले दिन दिवाली की मार्केट छुट्टी होती है, तो वो मंडे को मिलेगी। मंडे को छुट्टी है, मंडे को छुट्टी है, एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाएगा। तो चिल्ड्रंस डे, दीपावली, धनतेरस, मतलब खर्चा बहुत होने वाला है। हाँ, खर्चा तो होने वाला है काफी। ये तो मतलब पर सीएनबीसी आवाज देखने वालों ने कमा भी काफी लिया है। अरे बड़ा बिकट, मतलब तो दिवाली फिर बनती है, इतने 7 महीने घर पे थे, अब सेलिब्रेशन का समय है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धनतेरस सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ नहीं? हाँ, खर्चे के लिहाज से, खर्चे के लिहाज से बिल्कुल सही बात है। तो अग्रवाल साहब, क्या प्लानिंग है धनतेरस पर, क्या कर रहे हैं आप? कोलकाता में तो अब ट्रेनें वगैरह भी शुरू हो रही हैं, ये आशीष बता रहे हैं। अगले हफ्ते के इन इवेंट्स में सबसे बढ़िया इवेंट आपको कौन सा नजर आया? सबसे बढ़िया इवेंट तो धनतेरस और दिवाली हो सकती है। मैंने इससे बेहतर कोई इवेंट साल में हो ही नहीं सकता, और अगले हफ्ते ही दोनों हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये 2 ही सबसे बेस्ट इवेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इसी की तैयारियां रहेंगी। तो उससे पहले
दिवाली से पहले, दिवाली जिसको हम लोग देखिए शुरुआत में बात कर रहे थे, ऑल टाइम हाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक डिपस्टिक सर्वे करना है सर मुझे। डॉक्टर साहब वो काउंटडाउन दिखाइए, ये कल भी देखिए हमने परसों भी किया था, और हमारे ज़्यादातर मेहमान मान रहे हैं कि दिवाली से पहले एक नया स्तर हमें देखने को मिलेगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट यही है। बाजार की दिवाली तो होगी, लेकिन ये इंडेक्स जो है ये ऑल टाइम हाई हो जाए ना, तो हम लोग स्टूडियो में पटाखे वगैरह फोड़े, एक नया गाना वाना बनाए, कुछ नए कपड़े पहने, केक वेक काटे, तो ये इवेंट भी हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो। राजेश अग्रवाल साहब 174 पॉइंट दूर हैं, यानी जितना आज चले हैं उतना चल के 50 पॉइंट और चल जाएं तो हो जाएगा काम। लग रहा है अगले हफ्ते हो जाएगा। देखिए हेमंत जी, ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। सिनेमा घर खुल रहे हैं तो इस वक्त तो जो इस वक्त जो हालात हैं, तो आपको यूएस से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, आपके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा अच्छा आ रहा है, सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की हुई है, तो पूरी उम्मीद है कि ये दिवाली नई हाइस के साथ ही हो सकती है। सर सिनेमा घर खुलने का देखिए रब ऑफ इफेक्ट, राजेश जी की जुबान पर फिल्मों के डायलॉग आते हुए मजा आ गया। और इस हफ्ते पीवीआर ने भी, राजेश जी देख लीजिए, कमाल करके दिखाया है। श्रीकांत जी, अगले हफ्ते दिवाली से पहले, धनतेरस के करीब, उससे पहले नया हाई, आपका मत दीजिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल आना है। और मैंने शो के स्टार्टिंग में ये बात की थी कि जैसे कि ओवरऑल इंडेक्स में तेजी बनी है, इस बार अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी बनी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें आईटी स्टॉक्स भी चले हैं, फार्मा भी चले हैं, एफएमसीजी भी चले हैं। डेफिनेट हम न्यू हाई को तो क्रॉस करेंगे, लेकिन वो जो एक नर्वसनेस रहता है, वो नर्वसनेस हमेशा ही रहेगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार वो हाई आने दीजिए, और वो हाई आने के बाद हम फटाके फोड़ेंगे। हम पहले से जो तैयारी करके रखते हैं तो उसमें मार्केट थोड़ा सा वक्त ले लेता है, और फिर 1-2 दिन का और टाइम चला जाता है। बट ओवरऑल जैसे भी राजेश जी ने बताया, आई एम वेरी मच श्योर कि इस बार की जो तेजी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतने छोटे समय में हमने वापस इस हाइस को क्रॉस करना है काफी बड़ी बात है, और काफी ब्रॉड बेस्ड तेजी बनी है। इनफैक्ट NSE 500 वो अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, यानी कि जो छोटे निवेशक हैं उनके भी इस मार्केट में पैसे बने हैं। ये फासले और कम हो रहे हैं, लग रहा है ये हो जाएंगे। और ये देखिए मूव कर रहा है, आप जितना भी नाना करिए बाजार ऊपर ही जा रहा है। समीर अरोड़ा साहब आए थे आज, वो भी कह रहे थे MSCI में भारत का वेटेज बढ़ेगा तो पैसा छप्पड़ फाड़ के और आने वाला है। तो उनका भी क्या मानना यही था कि ऑल टाइम हाई देखिए होंगे और तेजी देखने को मिलेगी। आपका जवाब अगले हफ्ते हो सकता है, मुमकिन है क्या? चंदन जी, आपको आवाज पहुंच रही है सर? जी हेमंत जी नमस्कार। देखो त्योहारों का माहौल है, दिल के और निफ्टी के लाइफ टाइम हाई के फासले जितने कम हो उतने अच्छे हैं, और लग रहा है कि दिवाली से पहले आप फटाके और मिठाई और लड्डू का ऑर्डर दे दीजिए। बाजार शानदार मोमेंटम है, 12,430 के टारगेट इंटेक्ट है, 2-3 दिन में ये टारगेट हासिल होते हुए नजर आएंगे। 27,500 बैंक निफ्टी में, 12,430 निफ्टी में, और HDFC बैंक यहाँ पे नए लाइफ टाइम हाई पे है। HDFC बैंक के 3% का मूव ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को लाइफ टाइम हाई, और बैंक निफ्टी को कम से कम 3% की रैली दिला देगा। तो यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है। 12,020 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाए रखें, 12,430 इमीडिएट बेसिस पे, और उसके ऊपर 700 750 के लेवल भी नए तौर पे ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बसीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। अब लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस बाजार की थीम क्या है? डिप्स को जरूर बाय कीजिए। अभी आधे घंटे पहले एक डिप आया था, निफ्टी का लो था 11,200, और अब निफ्टी फिर से करीब 12,270 की रेंज में। एक अपडेट दे दूं मैं, ये बाजार अगर आप देखें यहाँ पर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है हेमंत। आज लगभग 47 लाख पुट बेच के गए हैं FIIs। हालांकि फाइनल आंकड़ा मैं मंडे को बताऊंगा, लेकिन 47 लाख पुट बिकी हैं बिटवीन 12,100, 12,200। इतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग के पीछे कोई रीज़न होता है, याद रखिएगा, और वो रीज़न है जी हाँ। चलिए अब चलते हैं भसीन साहब के पास। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये वक्त आपका होता है, थोड़ा देर हो गई, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन क्या गजब का मोमेंटम है सर, ऑल टाइम हाई के बेहद नज़दीक। आपकी आज की कन्विक्शन कॉल और कल के कुछ ट्रेड्स को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़।
हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो जैसे आपको कहा था, देखिए बाजार आपको लास्ट वीक और इसमें 3000 पॉइंट दे गया बैंक निफ्टी पे, और सब इसी चक्कर में थे कि की वॉलेटिलिटी और इलेक्शन क्या होएगा। तो जब मौका आएगा, फियर होता है, तभी आपको लेने का फैसला है। अब आप प्रॉफिट भी बुक कीजिए और बने रहिए, बिकॉज द मोमेंटम हैज जस्ट स्टार्टेड। अपडेट ये है सर, कल आपको गेल दिया था, वो 88 बिक गया, आज 87.55, उसमें बने रहिए। Z80 189 वाला 197 बिक गया, उसमें प्रॉफिट लीजिए। आपको कई दिन से मैंने HP, BP और कोल इंडिया बड़ी स्पेसिफिकली 14-15 में कहा था, आज 22.5 हो गया, इसमें रिकॉर्ड डिविडेंड आएगा। और आपके लिए दो बाइज हैं, दोनों कन्विक्शन कॉल्स हैं जो मेरे को लगता है दिवाली की बेस्ट पिक्स हो सकती हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं सर, बताइए। तो पहला होएगा सर कैनरा बैंक, अनक्वेश्चनेबली आफ्टर स्टेट बैंक द बेस्ट नंबर एंड द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड यील्ड। आई थिंक कैनरा बैंक इज गोइंग टू बी री रेटेड। 91-50 का भाव है, ये लीजिए। और आपको इसका भाव 88 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें मुझे 200 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का भाव दिखता है। दूसरा पिक होएगा जो जिसके रिजल्ट थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, बट दैट इज जस्ट अ वन ऑफ द बेस्ट कंजम्पशन प्ले, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टी, हाउस ऑफ गोदरेज, क्वालिटी नेम। 667 669 का भाव है, 655 का स्टॉप लॉस रखिए। इसका भाव वापस 720 725 दिखता है। अनक्वेश्चनेबली गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज कंज्यूमर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इंक्रीजिंग पैंडेमिक। और जो आपकी सोशल जितनी आपकी हाइजीन की तरफ से है, उनका बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। साथ में उनका इंडोनेशियन बिजनेस इज ऑल्सो प्रॉस्परिंग। तो ये दोनों पिक्स है सर। चलिए, तो ये अगर आप देखिए, दो ट्रेड्स होंगे। याद रखिए, कैनरा बैंक विद इन द मिड कैप PSU बैंकिंग बास्केट, वसीम साहब की कॉल है। और गोदरेज कंज्यूमर ये करीब करीब 725 के लिए अगर आप देखें, आपको लॉन्ग करना है, 655 का स्टॉप लॉस। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, दोनों कॉल शेयर किया आपने। और आपके लिए ये जो सप्ताह अंत है बहुत खुशनुमा रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार नमस्कार। चलते हैं एक बार फिर से कुछ स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, और वो है BTST ट्रेड्स। कविता, आपका BTST ट्रेड क्या होगा, वो ट्रेड जहां पे आपको कन्विक्शन है और कैरी करना चाहेंगे आप अगले हफ्ते के लिए? वीरेंद्र जी, HSIL अभी 8140 पर ट्रेड कर रहा है, और अपसाइड इज ओपन अप टू 86। तो BTST की तरह इसके लेकर जाया जा सकता है, और स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 79 का। HSIL यानी हिंदुस्तान सैनिटरी, और ये स्टॉक आप कह रहे हैं BTST के लिहाज से ले जा सकते हैं। कैश मार्केट का स्टॉक है, इस पर नजर है। गाबा साहब, बताइए आपका BTST ट्रेड। मुझे लगता है मैरिको में अपमूव है। टारगेट अपसाइड करीब 300 के 90 के 390 के आसपास है। स्टॉप होगा करीब कह सकते हैं कि अराउंड 375 370 का स्टॉप लगाना चाहिए BTST के तौर पर मैरिको। ओके, मैरिको 380 पे ट्रेड करता हुआ BTST ट्रेड है। तो HSIL हो गया, उसके बाद मैरिको। प्रकाश गाबा सर कह रहे हैं कि आप इसे कैरी करिए। चंदन, आपका ट्रेड क्या होगा जो इसे आप कैरी करना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, एस्कॉर्ट्स पे BTST रहेगा। एस्कॉर्ट्स पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो चुका है। 1313-1350 के लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के काउंट लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1285 के आसपास चल रहा है। 1268 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 1313-1350 के टारगेट। तो एस्कॉर्ट्स, और मैं देख रहा हूँ आज सुबह से, देखिए हमारे एक्सपर्ट्स एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, और चंदन जी का तो फेवरेट शेयर है, तो चंदन जी कह रहे हैं एस्कॉर्ट्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। श्रीकांत जी, आपका BTST आइडिया? हेमंत जी, BTST आइडिया तो मैं देता ही हूँ, लेकिन मुझे भी वो क्रेडिट नोट की जरूरत है, क्योंकि मेरा भी इंदौर आना जाना काफी होते रहता है। अरे वाह, हमारे परम मित्र भी वहाँ पे रहते हैं। तो हम एक बार कविता जी को एक बार बताएंगे कि आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्लीज वो क्रेडिट नोट भी आप भेज दीजिए। अच्छा कविता जी, आपको बता दूं, मयूरेश जी का मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे टू कविता जी फॉर क्रेडिट नोट्स। तो देखिए, ये क्रेडिट नोट वाली जो आपकी जो थीम है ना, ये बहुत चल रही है। अब देखिए सारे एक्सपर्ट्स बना रही हूं हेमंत जी। हाँ, नहीं, मैं ये काम कर लूंगा, आप बर्थडे कर लें, आप ये सब मेहनत मत करिए। मैं कुछ और मित्रों के नाम भी इसमें जोड़ूंगा, और लंबी वाली आपको दूंगा। आप बस अमाउंट तय करिए, लिस्ट मेरी तरफ से आ जाएगी। मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो पूरा काम हम करके देंगे आपको। बहुत। हाँ श्रीकांत जी, ये तो क्रेडिट नोट के लिए बात ने अपना पक्का कर लिया दावा। अब ये बताइए BTST आइडिया।
देखिए वैसे दो स्टॉक है, एक तो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि इसमें अच्छी तेजी बनी है और ये एक कॉन्ट्रैक्शन ट्रायंगल में जा चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक बाय करें, बीटीएसटी के बेसिस पे करंट लेवल से बाय करें, 435 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 455 से लेकर 460 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोमवार मंगलवार के दिन तक। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन्फोसिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेक महिंद्रा ऑलरेडी चल चुका है, टीसीएस में एक्शन बनी है और अभी मुझे लगता है कि इन्फोसिस चलना चाहिए और काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को बाय करें और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 1160 के। ठीक बात है। तो इन्फोसिस आपने शुरुआत में देखिए टेक महिंद्रा की बात की थी, टीसीएस की बात की थी, तो ये पूरा सेक्टर आपको पसंद आ रहा है और आईसीआईसीआई बैंक पर भी नजर होनी चाहिए। आई अक्षर पर आप बुलिश हैं। अच्छा, चंदन जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। चंदन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हाथ उठा रहे थे अभी। जी आप कविता जी को जन्मदिन का मुबारक। अच्छा। तो क्रेडिट नोट बंट रहे हैं, तो क्रेडिट नोट ले और हमारी तरफ से आप तोहफा एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, तो ये लीजिए बर्थडे। आज कविता जी देखिए, मैं बता रहा हूँ सूची लंबी होती जाएगी धीरे धीरे करके। ये देखिए अब ये क्रेडिट नोट वाला जो आपने बताया है ना, इसके बाद देखिए सारे लोग, ये बचपन वाले दिन याद आ गए स्कूल में जब आप होते थे ना और कोई बढ़िया चॉकलेट लेके स्कूल में घूम रहे होते थे, तो हम लोग सब लोग जाके कहते थे हैप्पी बर्थडे और उसके बाद वेट होता था चॉकलेट का। तो आज का दिन कुछ वैसे ही हो रहा है। वीरू कुछ कह रहे हैं, वीरू बोलिए। मेरे को लगता है हेमंत, इतने क्रेडिट नोट बढ़ गए हैं, पूरी की पूरी खाओ गली आज ही भर जाएगी अगर क्लोजिंग से पहले मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से ये क्रेडिट नोट, खाओ गली क्लोजिंग से पहले नहीं बढ़ सकती, रात को खुलती है वीरू रात को खुलती है, सवेरी बाजार बंद होने के बाद। नहीं इतने मैं गया हूँ हेमंत, वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इतने क्रेडिट नोट बढ़ गए हैं कि वो पूरी गली भर जाएगी। बहुत तंग गली है वो, मैं गया हूँ उसमें हेमंत। ठीक बात है। चलिए बीटीएसटी आइडियाज लेते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका बीटीएसटी आइडिया। उसमें से मेरा पिक रहेगा एचसीएल टेक। 850 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। 835 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है करीबन 880 890 का टारगेट लेके यहाँ पे काम हो सकता है। वैसे अगर कोई फ्यूचर में यहाँ पे काम नहीं करना चाहता और वो ऑप्शंस में करना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए 870 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन 18 रुपए में मिल रहा है, इसे भी लेके जा सकते हैं। 12 का स्टॉप लॉस होगा। 870 का कॉल ऑप्शन 18 रुपीज पे है। 12 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है 30-35 तक का टारगेट आपको मिलना चाहिए। इस बीच दो ट्रेड्स और देखते हैं। एक बार टीवीएस मोटर्स और साथ ही साथ एक बार आप देखिए मदरसन सुमी फ्रॉम ऑटो स्पेस, ऑटो बास्केट। चंदन जरा प्लीज टेक रखेंगे अपना। टीवीएस इस दौर के नए हाइज पे हैं। हमें मालूम है कि इस बार के क्वार्टरली नंबर्स काफी स्ट्रांग थे इसके। आपकी राय टीवीएस मोटर्स और मदरसन सुमी, ये दो स्टॉक्स पे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऑटो काउंटर फोकस में है, एस्कॉर्ट्स की हमने बात की है और मदरसन सुमी एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और काउंटर ने जो इमीडिएट हर्डल था 112 113 उसको निकाला है, तो यहाँ पे मोमेंटम बनेगा और वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा उभर के आ रहा है। तो काउंटर अपना जो नेक्स्ट हर्डल है 124 125 वहां तक नजर आएगा। इवन बीटीएसटी भी कर सकते हो और एक दिन के लिए ट्रेड करी भी कर सकते हो। 114 के आसपास का स्टॉप लॉस, 123 तक के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। टीवीएस मोटर शानदार लग रहा है। आप देखोगे 5 वीक का जो हाई था 491, उसकी तरफ ये काउंटर उड़ान बन रहा है और काउंटर में एक वी शेप रिकवरी देखिए। और देखें इस लास्ट वीक के स्टार्ट में हम टीवीएस मोटर्स की बात कर रहे हैं, ये अंडर परफॉर्म कर रहा था जब पूरा ऑटो सेगमेंट चल रहा था। अब यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है और 5 दिन पहले जो स्पाइक हुआ था उसमें बड़ा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम हुआ है। तो काउंटर 491 से लेके फिर 515 तक के लेवल को छूने के लिए अब तैयार हो रहा है। तो टीवीएस मोटर पर नजर रखिएगा। राजेश अग्रवाल साहब का बीटीएसटी आइडिया रह गया है वीरू, उनके पास चलते हैं। उसके बाद फिर नीरज भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल का खिलाड़ी आज जानेंगे। अग्रवाल साहब बताइए, आप कौन से स्टॉक को वीकेंड पर कैरी करना चाहते हैं? देखिए, दो स्टॉक देना चाहूँगा हेमंत जी सर। पहला बजाज फिनसर्व का रहेगा। अगर आप देखो तो करीब 53% ये बजाज फाइनेंस पे होल्ड कर रही है और बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका सीधा असर इस पे पड़ेगा। और दूसरे 74% इनके जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के दो वेंचर है, उसमें ये 74% होल्ड करती है। लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार बहुत अच्छा आया है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में अच्छी बढ़त देखी गई थी। इस साल थोड़ा सा कोविड रिलेटेड स्ट्रेस रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि एयूएम में अच्छी बढ़त आने वाले दिनों में देखी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें
BTST भी की जा सकती है जिस तरीके से एक्यूमुलेशन चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई साल भर रखता है तो ये स्टॉक 8000 के टारगेट तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा का रहेगा। अगर आप देखो तो ऑटो के नंबर बहुत अच्छे आए थे, ट्रैक्टर्स में अच्छी बढ़त देखी गई, गावा में लगातार ये जानकारी मिल रही है। सर आपका ऑडियो बहुत ख़राब होता जा रहा है, इसको हम ठीक करेंगे सर, 1 मिनट। M&M और बजाज फाइनेंस हमें शेयर समझ में आ गए, लेकिन आपके ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़ोर से स्पीड से डिप हुई, ऐसा लगा जैसे डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे आ गया। इस ऑडियो को दुरुस्त करिएगा डॉक्टर साहब, फिर वापस चलेंगे। M&M लेकिन हमें समझ में आ गया आप BTST करना चाहते हैं और बजाज फाइनेंस में आप तेज़ी करना चाहते हैं। अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि बाजार इतना कॉन्फिडेंटली क्लोज हो रहा है, मतलब क्या कहने हैं। इससे पहले कि बंद हो जाए 10 ही मिनट बचे हैं, 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और तेजी बढ़ती ही जा रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय कारोबार करता हुआ बाजार। नीरज भाई के पास चलते हैं और आजकल देखिए वो बता रहे हैं एक से एक बढ़कर कल के खिलाड़ी। आज कौन सा स्टॉक आपने चुना है, बताइए नीरज। आज हेमंत, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे तमाम खाने पीने की, तो मेरी तरफ से भी कविता जी को बधाई। कविता जी को बधाई। बहुत ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए मैं क्रेडिट नोट नहीं, मैं चाहता हूँ पेटीएम में मुझे पैसे भेज दें। अच्छा, ये मैं मुंबई में ही खा लूंगा। ये सुविधाएं भी मतलब आप मांगने लगे। एक तो क्रेडिट नोट वहां का दे रही हैं। नहीं, मैं वहां जाने से अच्छा, भीड़ बढ़ाने से अच्छा है कि मैं मुंबई में लूँ, तो पेटीएम में सुविधा है। ये हम लोग बात करके डिसाइड करेंगे कि भाई हमें क्रेडिट नोट ही देने हैं कविता जी, या पेटीएम वाला ऑप्शन भी रखना है ना। हम लोग इसको ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेंगे, लेकिन बधाई स्वीकार करिए नीरज भाई की। थैंक यू सो मच नीरज जी। ठीक है, मैं अपना नंबर भेजूंगा, आप पेटीएम कर दीजिएगा। चलिए अब कल का खिलाड़ी बताते हैं। कल का खिलाड़ी रियल एस्टेट कंपनी है बॉम्बे डाइंग, और बॉम्बे डाइंग को चुनने के पीछे वजह ये देखिए, कल शाम को एक खबर आई कि होम लोन जो है 10 साल के लोएस्ट पे पहुंच गए हैं। 6.75 है कोटक का। हाँ सही है, और इससे नीचे कोई नहीं है, ये लोएस्ट है। और इसके बाद आप देखिए इससे सस्ता होम लोन मिल नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर, जो अभी फसीन जी भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे नीचे है और इसका फायदा जबरदस्त मुंबई मार्केट में उठाया जा रहा है। हमारे पास जो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है उसमें ये बता रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी कट और रेट कम होने की वजह से जो मुंबई का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसमें 8 साल की सबसे बड़ी बिक्री अक्टूबर महीने में दर्ज की गई है। 13,500 रियल एस्टेट के यूनिट्स बेचे गए हैं। और अगर सिर्फ अक्टूबर की ग्रोथ आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ 42% की है और साल दर साल इसमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये रियल एस्टेट में ज़बरदस्त है। और एक बात जो हम लोग मजाक में कहते थे कि अब लोगों को बड़े घर की ज़रूरत मिलेगी, लोढ़ा जैसे बड़े बिल्डर की ऑफिशियली ये बाइट है कि भैया अब जो लोग 1 BHK लेना चाहते थे 1.5 2 BHK ले रहे हैं, 2 वाले 3 ले रहे हैं। ये अब सच्चाई में बदलता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से रियल एस्टेट का जो मार्केट है मुंबई में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और फैक्चुअल डेटा आपको बता दूं कि क्यों रियल एस्टेट पर फोकस करना चाहिए। मुंबई के जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें मई 2020 से लेकर के अब तक लगातार सेल हुई है और इसकी इन्वेंट्री लगातार घटती हुई जा रही है। ये आपको नंबर्स में यहाँ पे और चार्ट मेरे सामने खुला हुआ, उससे समझ में आता है कि ओवरऑल वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट दिल्ली का है। तो दिल्ली के लोगों के लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मुंबई में जहां बॉम्बे डाइंग का कामकाज है, क्योंकि बॉम्बे डाइंग 2 बड़े सेगमेंट में काम करती है, रियल एस्टेट में और पॉलिएस्टर में। 25% स्टेपल पॉलीमर फाइबर का इनके पास मार्केट है और उसमें बहुत हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां से तो जो फायदा हो ही रहा टेक्सटाइल का कि ड्यूटीज कम हुई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, उसके साथ साथ रियल एस्टेट में जो गेन इनको होने वाला है अब, वो शायद मुझे लगता है कि तमाम रियल एस्टेट कंपनियों के लिए फॉर्च्यून बदल देगा, क्योंकि इससे सस्ते रेट पे अब आपको मिलेगा नहीं। कल हम आवाज अड्डा में चर्चा भी कर रहे थे। तो लोग यही कह रहे थे कि भाई इतना सस्ता अगर होम लोन हो गया है तो ले लेना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये तो देखिए भाग ही रहा है। एक काम करता हूँ, इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं। गाबा साहब, बॉम्बे डाइंग दिन के उच्चतम स्तर पर 6% ऊपर भाग रहा है, मोमेंटम में है। जैसे ही नीरज भाई ने बात करनी शुरू करी ये मोमेंटम पकड़ गया। जिन्होंने खरीदा उनको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स भी इसके साथ साथ भाग रहे हैं, ये अकेले नहीं भागते, ये पूरा का पूरा थीम चलाते हैं आजकल। आप पहले इसके ऊपर कॉल दीजिए। बॉम्बे डाइंग मुझे लगता है ये करीब मेरा टारगेट कुछ 80-85 जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप लगाना है तो 60 के आसपास लगाना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ चुका है। क्वांटिटी चाहे कम कर लीजिए, होल्ड कीजिए, खरीद सकते हैं।
जब ये स्टॉक की बात की तो मुझे लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा लगता है, लेकिन बॉम्बे डाइंग बेहतर लगता है मुझे डेफिनेटली। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बढ़िया है, आपने सही कहा। सूडो रियल्टी कंपनियों में तेजी हो गई जैसे इन्होंने बोला। जैकॉब देखिए, जैकॉब ने भी इसी तरह का एक मूव दिखाना शुरू किया। राजेश सतपुते जी, जैकॉब के लिए भी टारगेट बताइए। हाई बीटा सारे सूडो रियल्टी स्टॉक्स ने एक साथ पार्टी में आने का मन बना लिया है। इसके लिए क्या टारगेट्स आपको नजर आते हैं? ये देखिए अब ये भी चलना शुरू कर रहा है। हेमंत, इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 92 से लेके 94 तक, एट अ लेवल ऑफ 86। इट्स अ क्लियर कट बाय, प्रोबेबली आप इसे BTS टिक भी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2 रुपीज। इसका चार्ट थोड़ा बेटर है क्योंकि इस पे देखिए यहाँ पे रनिंग करेक्शन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं और अपने रेजिस्टेंस का जो क्लस्टर है उसके ऊपर ये निकल चुका है। वॉल्यूम्स यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे आ रहे हैं। आर्ली चार्ट पे प्रॉमिसिंग है, तो मुझे लगता है एट अ लेवल ऑफ 86.50 इट्स अ क्लियर कट बाय। 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करे। रही बात मोमेंटम की तो इसका जो कि पहला रेजिस्टेंस 90 के आसपास है, लेकिन 90 से ज्यादा मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो करीबन 92 से 95 का क्लस्टर, मुझे लगता है वहां तक तो इसे जाना ही जाना है। अरे भाग रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मयूरेश जोशी जी का एक मैसेज आया, हमारे रिसर्च गुरु हैं, इन्होंने कविता जी से एक कूपन की मांग तो करी हुई है बर्थडे विश करके, और ये कह रहे हैं कि देखिए जो वर्क फ्रॉम होम हुआ है इसके चलते बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, यहाँ सब जगह रेजिडेंशियल डिमांड और बढ़ गई है। तो आईटी वाला जो हब है वहाँ पर रेजिडेंशियल डिमांड काफ़ी बढ़ गई, ये कह रहे हैं। पुणे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूं, थोड़ी देर पहले की खबर है, मुंबई के ताड़देव, महालक्ष्मी, वर्ली, प्रभादेवी, भायखला और लोअर परेल में 230% की ग्रोथ के साथ 500 करोड़ रुपए के फ्लैट सिर्फ अक्टूबर में बेचे गए हैं, जो दिखाते हैं कि लास्ट ईयर इसी मंथ में सिर्फ 150 करोड़ की सेल थी। तो इतनी जबरदस्त सेल के 2 ही रीजन है। एक तो होम लोन बहुत सस्ता हो गया है, 10 इयर्स के लो में चला गया है, और स्टैम्प ड्यूटी मुंबई में जो काटी गई है 3% कम कर दी गई है, उसका जबरदस्त बूस्ट है। एनरॉक की रिपोर्ट मेरे सामने खुली, उसमें बता रहे हैं कि साउथ मुंबई में जहां बड़े और लग्जरी फ्लैट ज्यादा बनते हैं वहां जबरदस्त सेल हो रही है अक्टूबर में। ये अक्रॉस द MMR रीजन की स्थिति है। तो रियल एस्टेट कंपनियां जो खासतौर पे मुंबई की हैं उसमें जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि यहां से अगले जो 6 महीने हैं, क्योंकि अभी ये रेट जो स्टैम्प ड्यूटी कट है ये मार्च तक चलेगा, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना। शोभा के नंबर्स भी आएंगे, देखिए शोभा के नंबर्स भी आएंगे, सैटरडे को शोभा के नंबर्स भी हैं, तो ये सेक्टर तो देखिए फोकस में रहने वाला ही है। चलिए मार्केट के समापन समारोह कर लेते हैं क्योंकि बाजार बंद होने वाला है। इन स्टॉक्स के ऊपर सोमवार को भी नजर रहने वाली है। बॉम्बे डाइंग कल का खिलाड़ी आज नीरज आपको बताते हुए। राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं बजाज फाइनेंस M&M खरीदिए। राजेश सतपुते जी कह रहे हैं आपकी HCL टेक लेकर जाइए। कविता जी HSIL कह रही हैं, ये भी रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, टाइल बनाने वाली कंपनी। मैरिको देखिए पसंद है गाबा जी को, और ICICI बैंक पसंद है श्रीकांत चौहान साहब को। चंदन जी कह रहे हैं एस्कॉर्ट्स। ये सब BTST आइडियाज जो आज आपको मिले, सोमवार को इनके ऊपर वापस से चर्चा होगी। लेकिन मार्केट देखिए 5.3% ऊपर निफ्टी जाकर समाप्ति दे रहा है, और सेंसेक्स अगर आप देखें तो 5.8% टू बी प्रिसाइज, बहुत ही शानदार हफ्ता था। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें, इसने बाजी मारी है, 12.25% के रिटर्न्स बैंक निफ्टी ने दिखाए हैं। निफ्टी बैंक 5 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी वीकली तेजी हुई है, यानी कभी भी एक हफ्ते में कभी देखिए 12% जैसा रैली नहीं दिखाई है बैंक निफ्टी में। 5 अप्रैल के समय ऐसा हुआ था और उसके बाद अब ये होता हुआ नजर आया है। अब प्राइवेट बैंक्स 12% चढ़े हैं, इवन PSU बैंक्स ने भी देखिए इस हफ्ते बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, 9% की रैली देखने को मिली है। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कहते रहे इस पूरे हफ्ते मेटल खरीदिए, और मेटल सेक्टर ने 6% की रैली दिखाई है। ये जो हफ्ते का स्टार था वो गाबा जी ने पकड़ा था और कविता जी ने पकड़ा था। इंडसइंड बैंक 25% भागा है, SBI इस हफ्ते 15% भागा है। नंबर्स आने के बाद भी देखिए रैली हुई, इससे पहले भी एक रैली हुई। और बजाज फाइनेंस जो अभी आपको अग्रवाल साहब कह रहे थे, इस स्टॉक ने भी देखिए इस पूरे हफ्ते 14% के रिटर्न्स दिए। ICICI बैंक जैसे दिग्गज ने 12% के और बजाज फिनसर्व ने भी 12% के। ये सारे क्वालिटी नेम्स हैं और देखिए इनमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिली है। तो 31 मई के बाद विरूप सबसे बड़ी वीकली तेजी भारतीय बाजारों में होती हुई नजर आ रही है। और आज का बाजार स्पेशल इसलिए है
डाउ फ्यूचर इस समय 300 पॉइंट नीचे है, लेकिन हमारे बाजार का कॉन्फिडेंस देखिए, दिवाली से पहले दिवाली वाली बात ही है, 12,250 के ऊपर देखिए निफ्टी जाकर समाप्त हो रहा है। बैंक निफ्टी देखिए शुरुआत में लड़खड़ाया था, नर्वस हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इसने मूव दिखाया काबिले तारीफ। और वो रफाल वाला फुटेज भी डायरेक्टर साहब दिखा दीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो देखिए वही लगाया, वरना इतनी बड़ी तेजी 12.5% की नहीं हो सकती थी। क्या रैली बन रही है देखिए इसमें। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए, ये बुल्स के फेवर में था, और मिड कैप इंडेक्स देखिए आधे % का उछाल दिखाने में सक्षम रहा है। तो चौतरफा तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। अब ज्यादा दूर नहीं है हम ऑल टाइम हाई से, जो हमने इसी साल लगाए थे। तो देखिए क्या मजबूती, एक बार पूरा का पूरा दिखाइए हीट मैप, समझ में आ जाएगा कि कौन था लीडर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल भी देखिए BTST की बात हुई थी, आज सुबह सुबह भी इसके ऊपर तेजी के कॉल्स निकल कर आए थे, और देखिए 2000 के ऊपर 2025 के आसपास जाकर इसने समाप्ति दी है। ये लीडर है, हीरो है, आज का बाजार का बादशाह दरअसल यही है। और वो जो सऊदी अरेबिया से रिलायंस रिटेल में जो निवेश आया है, देखिए उसने दरअसल एक जान भरी फिर से इस स्टॉक में। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, कोटक, HDFC ट्विंस देख लीजिए, और M&M में भी तेजी देखने को मिली है। दूसरी लाइन में देखिए HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। अगर आप नटशेल में कहना चाहें तो वीरू हर सेक्टर के लीडर ने पार्टिसिपेट किया है आज। बजाज ऑटो, आइशर मोटर, देखिए आपको ऑटो के दिग्गज भी नजर आएंगे, टाटा मोटर्स भागता हुआ नजर आया। इवन डिवीज लैब नतीजों से पहले देखिए आज मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ है। ब्रिटानिया ने अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखाई है। तो ढीले कौन से स्टॉक्स थे? मारुति में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, पैसा शायद शिफ्ट हो रहा है देखिए बैंक्स में, और इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई थी। भारतीय एयरटेल फिसलता हुआ फिर से यहाँ पर नजर आया आपको। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये सीमेंट शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बहुत तेजी इन सीमेंट शेयरों ने दिखा दी है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेबल से निकालते हुए दिख रहे हैं वीरू ट्रेडर्स। जी हाँ, आइए देखते हैं कि वो स्टॉक्स जो कि अगले हफ्ते के लिए, अगला हफ्ता याद रखिएगा दीपावली का हफ्ता होगा, उस सेशन के लिए काफ़ी लॉन्ग्स कैरी करके ले गए हैं। इस क्रम में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर था आज का, अगर आप देखें RBL बैंक, बहुत स्ट्रॉन्ग OI, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ। मदरसन सुमी दूसरा ऐसा स्टॉक था जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI गेन किया। तीसरा था वोल्टास। उसके बाद अगर आप देखें तो एक और स्टॉक जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था वो था मैक्स फाइनेंशियल्स, इसमें 5वें नंबर पे टॉप OI गेन हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो एक और स्टॉक वो था बजर पेंट। साथ ही साथ SRF में करीब आज 7% का OI बिल्डअप हुआ, माफ करिएगा 11.5% का। तो ये भी अगले सेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग OI लेके गया। मैं एक बात कहना चाहूँगा बस हेमंत, इस पूरे सीरीज में जब से शुरू हुई है काफ़ी कैश बाइंग थी। आज याद रखिएगा FIs ने ताबड़तोड़ बेची है 3 पुट, 12,000, 12,100, 12,200, लगभग 40 लाख पुट बेची हैं FIs ने, और अब सिर्फ 12,500 की कॉल एक OI होल्ड करती है 19 लाख का, यानी जोन जो खुल चुका है अब आपकी स्क्रीन पे अगले हफ्ते के लिए, दीपावली के हफ्ते के लिए 12,500 का खुल चुका है एज पर ऑप्शन स्टेट्स। हेमंत बिल्कुल, चलिए तो बहुत ही शानदार हफ्ता भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। आप सभी मेहमानों को हैप्पी वीकेंड। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश अग्रवाल साहब, सतपुते जी, कविता जैन जी, प्रकाश गाबा साहब, श्रीकांत चौहान साहब, चंदन जी, थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको ये भी बता दूं कि जो सोमवार है, सोमवार से आपको आखिरी सौदा नहीं, एक नए अवतार में आखिरी सौदा नज़र आने वाला है। तो सोमवार से इस कार्यक्रम का नाम चेंज हो रहा है। 15-16 साल से देखिए ये नाम था हमारे साथ आखिरी सौदा, और अब ये नाम बदल रहा है कमाई का अड्डा। ये वो नाम जो हमारे सभी देखिए गेस्ट ने और सभी टीम ने मिलकर चुना है, कमाई का अड्डा। और आप जानते ही हैं ये अड्डा ही है, ये सारे मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं आपके लिए कमाई की रणनीति। तो एक नए अंदाज में सोमवार को ज़रूर देखिएगा कमाई का अड्डा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद स्टॉक 2020 का अपडेट होगा, उसके बाद इस हफ्ते के विजेता का नाम भी हम डिक्लेयर करेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 कौन बना है इस पर भी बात करेंगे।